बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, आज जो नावल मैं आपकी खिदमत में लाई हूँ उसका नाम है नवीद ईद। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये नावल ईद की मुनासबत से लिखा गया है और इसकी राइटर का नाम है अनीज़ा सैयद। तो चलिए शुरू करते हैं। उस रोज कॉलेज से वापसी पर देर हो जाने की वजह से ख्वामख्वाह की कोफत महसूस हो रही थी। उस पर ज़ारा उसकी वापसी के साथ ही किसी खबर रसां एजेंसी की तरह शुरू हो गई। चलो गोल करो तुम भी बोरिया बिस्तर, फैसला सुना दिया गया। अजनबी खुश शक्ल बुजुर्ग खातून को मुबारक हो, रुखसत हो रही हैं आप भी मेरे साथ। कोफत और बेजारी ने जैसे उसकी समाअत ही मुतासिर कर दी थी। उसने अहमकों की तरह ज़ारा को देखा। यकीन नहीं आता तो अभी खुद सुन लेना अम्मी से। बुजुर्ग खातून को जल्दी थी वापस जाने की। उन्होंने तुम्हारे जोड़े का नाप ले लिया है, अंगूठी का नाप मैंने दे दिया। ये उंगली तो हम दोनों की एक सी है ना। उसकी समाअत के साथ बाकी हवास भी मुतासिर हो गए थे। गालबन काफी देर बाद उसे अम्मी की आवाज सुनाई दी। बात यह है सारा कि मैं आज जूते चटखाते दर पर आए हुए लोगों को देना चाहती हूँ। कल को खुद जूते चटखाते हुए दूसरों को जाकर दे आने की कायल नहीं। ये रिश्ता मुझे तुम्हारे अब्बा को और तुम्हारे भाइयों को बहुत पसंद आया है। उनको भी शादी की जल्दी है और मुझे भी। तुम भी ज़ारा के साथ रुखसत हो जाओ तो मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो। सारा वाकया ये है। उसने शाम को लंबा गुस्ल लेने के बाद दिल का बोझ कुछ कम होने पर सोचा। ये भी नहीं था कि सब कुछ उसके इल्म में लाए बगैर बाला ही बाला तय हो गया था। अजनबी खुश शक्ल बुजुर्ग खातून पिछले 2 माह से चक्कर लगा रही थी। उन्होंने सारा को भाभी के भांजे की सालगिरह पर देखा था। जाने उन्हें उसकी कौन सी बात पसंद आ गई थी। हालांकि आप ही का ख्याल था कि उसे तकरीबात में जाने का ढंग बिल्कुल नहीं आता। उस रोज भी वो सारा के बुखार की वजह से गई थी। खातून को अपने पोते के लिए रिश्ता दरकार था जिसे उन्होंने उसकी माँ के होते हुए भी खुद पाला था। वो उनकी पहली मर्तबा बुलाने पर ही ठिठक गई थी। पिछले बरस ज़ारा के लिए जब उसकी सास रिश्ता लेकर आई थी तो उन दिनों वो भी उस तरह की बातें करती थी। ज़ारा इन खूबियों पर बहुत दूर तक पूरा उतरती थी, लेकिन सारा का मामला कतई उल्टा था। सुगड़ हो, सलीकामंद हो, वो कतई नहीं थी। 4 लोगों में रहने का करीना आता हो, उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। ज्यादा पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, उसे बहुत जरूरत थी। बस घर गृहस्थी संभाल ले, डंग पटाओ ना हो। इसमें ना ये मस्बत खूबी थी और ना ही दूसरी मनफी। सो वो मुतमईन थी उसके रंग ढंग देख कर वो खुद ही रफू चक्कर हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने तो बकोल आपी के दहलीज की मट्टी ले ली थी और इंतहा ये थी जो आज अम्मी ने सुनाई थी। ये रिश्ता मुझे, तुम्हारे अब्बा को और भाइयों को बहुत पसंद आ गया है, अम्मी ने कहा था। उसे मालूम था कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। बेचारे अब्बा बहुत दिनों से अम्मी को समझा रहे थे, इन मामलों में इतनी जल्दी नहीं करते, बहुत देर हो जाए तो पछतावा ही पछतावा रह जाता है। अम्मी का मौकफ था। और फिर सारा की उम्र ही क्या है, वो ठहरे हुए लहजे में पूछते, जितनी पिछले बरस ज़ारा की थी जब उसका रिश्ता तय हुआ था। अम्मी इत्मीनान से जवाब दिए जाती। कुछ देखना भालना तो चाहिए, वो हार कर कहते। कोई फैसला करें और देखें भालें। वैसे भी मैं रजामंद ऐसे ही नहीं हुई। बेहद शरीफ खानदान है। दादी नमाज रोजे की पाबंद और खामोश तबा। बाप दयानतदारी की रोटी कमाता था, हक हलाल की। माँ दादी की तरह तहज्जुद गुजार और चुपचाप। बहनें फरिश्ता सीरत, बेटे बाप का अक्स। 2 बड़े बाहर होते हैं, घर भर दिया मगर अक्कड़ गरूर का नाम नहीं। अम्मी नॉन स्टॉप शुरू हो जाती। अब्बा को आखिर में हार मानते ही बनी और भाइयों की भी खूब कही। सजाद भाई को बहुत से काम अम्मी से रहते थे। वो अम्मी के आगे बोलने का सोच भी नहीं सकते थे। उनके बहुत से मफादात को नुकसान पहुंचने का खतरा हो जाता था। जुबैर भाई सदा के लापरवाह थे। वो बस होते को देखने के आदी थे। क्या हुआ और कैसे हुआ उसमें उन्हें कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। हाँ, इस मामले को सुनने के बाद उन्होंने एक बार ये जरूर कहा था, सारा तो बहुत छोटी नहीं अभी, लेकिन खैर। फिर जैसे उन्हें अम्मी का मसला समझ में आ गया। और बेचारा जावेद तो खैर किसी गिनती में नहीं था। उसकी रजामंदी या इतराज के कोई मायने नहीं थे। आपी और भाभी इस बात पर खुश थीं कि घर में एक साथ 2 शादियां होंगी, खूब रौनक रहेगी। और यही सारा वाकया था। उसने सारे मामले पर गौर करने के बाद सोचा, अम्मी को जब से हार्ट अटैक हुआ था उनके दिल में अजीब से वहम घर करने लगे थे। पिछले साल उन्होंने जिस तरह मारा मार ज़ारा का रिश्ता तय किया था वो उन्हीं की हिम्मत थी और ये रिश्ता तो गोया बैठे बिठाए उनकी गोद में आन गिरा था। नेमत गैर मुतरकबा के तौर पर वो शक करने की आदी नहीं थी। जो लोग मोहब्बत से मिलते हैं उनका शुक्रिया, अंदर से वो जैसे हैं
अपने लिए हैं। पिछले बरस ज़ारा की सास की मोहब्बत पर भी उन्होंने कोई शक नहीं किया था और गुजरे 1 साल ने साबित कर दिया कि उनका फैसला दुरुस्त था और अब सारा के लिए भी वो मुतमईन थी और किसी ने उनसे इख्तलाफ नहीं किया था। सब बारी बारी जाकर सब कुछ देखकर मुतमईन हो आए थे। एतराज की गुंजाइश ही नहीं थी। अजनबी बुजुर्ग खातून जो कि अब बहुत शनासा हो चुकी थी, वो शादी के बाद हज करने जाना था और उसके बाद अपने बेटे के पास अबू ज़हबी। उनका वीज़ा लग चुका था और उनके बड़े पोते की शादी तैयार थी। वो छोटे की शादी भी उसी के साथ करना चाहती थी। सो वो सब आनन फानन हुआ, जिसके बारे में सारा के खुशाइंद दिल ने ये सोचा था कि किसी न किसी वजह से टल जाएगा, मगर ये मुमकिन नहीं हो सका। उसकी सारी खुशफहमियाँ धरी की धरी रह गई थी। उस रोज़ अम्मी की बहुत मिन्नत के बाद जब वो आखिरी बार सहेलियों से मिलकर कॉलेज से वापस आई तो उसने अपना किताबों का बैग अपनी अलमारी के सबसे निचले खाने में घुसा दिया। उसके मंसूबे बहुत आला या बहुत ज्यादा आगे जाने के नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ ले और फिर कोई हुनर सीख ले, नामुवाफिक हालात के लिए खुद को तैयार कर ले। उसकी इससे बड़ी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। ज़ारा की मंगनी पर उसने बहुत हैरत से उससे पूछा था, हाय तुम अब पढ़ोगी नहीं? ज़ारा की बात दूसरी थी। वो उसी में खुश थी, जबकि उसके ख्वाब बड़े खुशकुन थे। वो डिग्री ले रही है, उसके पास बहुत अहम अपॉइंटमेंट लेटर है, उसकी वजह से अब्बा का सर बुलंद है। उसे मालूम था आखिरी इंतहा यही होती है। अम्मी की बीमारी के बाद वो जहनी तौर पर इसके लिए तैयार भी हो रही थी, लेकिन इतनी जल्दी का तो तसव्वुर भी नहीं था। अभी तक तो वो बेइंतहा बेफिक्री और मज़े की ज़िंदगी गुजारती आई थी। वो सबसे छोटी थी। अब्बा और भाई उसको खसूसी तवज्जो देते थे। अम्मी का ध्यान सब में बढ़ता था और उसको अम्मी की बेध्यानी महसूस भी नहीं होती थी। उसकी पढ़ाई में, उसके हर शौक में, उसके कहीं आने जाने में, उसके खाने पीने में सज्जाद भाई और अब्बा ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेते थे। वो अपनी दुनिया में मगन हर गुजरते दिन को अलविदा और नए दिन को खुशामदीद कहती थी। पिछले 1 साल से वो ज़ारा की शादी की मुंतज़िर थी। आपी की शादी पर वो बहुत छोटी थी। सज्जाद भाई की शादी पर अचानक बीमार पड़ गई थी। शादी का पूरा हफ्ता उसने बुखार में गुजारा। ज़ारा की शादी में वो भरपूर तरीके से शिरकत करना चाहती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि घर की इस तीसरी शादी में भी उसको इस तरह शरीक नहीं होने दिया जाएगा। वो इस सिचुएशन को आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान अजनबी बुजुर्ग खातून, जिनको सब बीबी जान कहते थे, कई बार आई थी। 2 दफा उनके साथ उसकी होने वाली सास और ससुर भी थे। एक बार जेठ जेठानी। हर बार वो उससे उसकी पसंद के रंग पूछती। उसे कपड़ों पर हल्का काम पसंद है या भारी काम, कमीज पर भी हो या सिर्फ दुपट्टे पर, जेवर जड़ाव अच्छा लगता है या सादा, और हर बात के साथ अपनी राय जरूर देती। असफंद को हल्के रंग पसंद है, भारी काम तो चुभता है। जड़ाव जेवर क्या हुआ, निरा टांका, जेवर सादा होना चाहिए, बिके तो कोई मोल तो हो। उसे इन चीजों का कोई तजर्बा न था। रेशमी कपड़ा उसे वैसे ही पसंद नहीं था। तकरीबात के लिए जबरदस्ती बनवाना पड़ते थे। कपड़ों पर काम भी बड़ी दिक्कत पैदा करता था। दुपट्टा कहीं जाता और खुद कहीं। जेवर छूने का छोड़ कभी आर्टिफिशियल भी नहीं पहना था। ज़ारा अपने टाफियों वाले डब्बे में ताक झांक के बाद उसके कपड़ों से मिलते जुलते रंग के छोटे मोटे टॉप्स जबरदस्ती उसके कानों में उड़स देती, वो भी सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर। आधी तकरीब के बाद वो उन्हें चुपके से उतार कर भाभी के परस में रख देती। इसका उन बातों में तजर्बा बहुत महदूद था, इसलिए वो खामोशी से उनकी शक्ल देखती रहती। इसकी बजाय हनी या भाभी जवाब दे देती। असल में वो एक अजीब से शौक में मुब्तला थी, एकदम से किसी चीज के खो जाने का गम, एहसास जुदाई। अभी तो उसने कुछ भी नहीं देखा था। कुछ भी नहीं, क्या था? एक यही दुख उस पर आसेब की तरह छा गया। वो किसी से कुछ कहने की आदी नहीं थी, दिल की बात अंदर ही रहती, लेकिन अब उसका दिल चाहता कोई उसकी सुने। वो किसी से कुछ कहे, लेकिन घर में हर शख्स मसरूफ था। कभी कभार मानी मामू आ जाते। वो उनके सामने ही एक दफा अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती थी, लेकिन वो जितनी देर ठहरते हर बात को हंसी में उड़ाकर हल्ला गुल्ला मचा देते। देख लो, एक ही साल में मुकाबले पर दूसरा आ गया है। तुम अपने इंजीनियर साहब को समझा देना, हमने एक और इंजीनियर ढूंढ निकाला है, अब बच कर रहें, वो ज़ारा से कहते। सारा भाई मौसूफ ठहरे सिविल इंजीनियर, घर तो खूब ही जल्दी बनाएंगे तुम्हारे लिए, वो उसको मुखातिब करते। तो वो क्या और घर बनाएगा? ये बड़ा घर बनाया है उन्होंने नया समनाबाद में, 5 बेडरूम्स, अटैच्ड बाथरूम्स का। इतना बड़ा तो लॉन है उनके घर का, और भाई क्यों ना बनाए? दोनों बड़े भाई बाहर मौजूद होते हैं,
अबू ज़हबी में। भाभी जिनकी वसातत से ये नया रिश्ता आया था हाथ हिलाकर जवाब देती। भाभी बाहर रहने वालों से ना जाने इतनी मुतासिर क्यों थी, दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। अम्मी ने दिन रात एक करके उसके हिस्से का सारा काम 2 महीनों में किया। गद्दे, लिहाफ, तकिए उन्होंने सब पहले ही से बना कर रखे थे। लिहाफ भरवाने का काम था, बाकी का सारा जहेज वो 10 साल पहले से उन दोनों के लिए बना रही थी। कमी बेशी अब पूरी हो रही थी। ज़ारा सब तैयारियों में पेश थी। ये सूट, ये नेल पॉलिश, वो सूट, वो सैंडल, जबकि उसका अपना दिल उड़ा उड़ा सा रहता था। जो जो दिन गुजरते जा रहे थे उसके चेहरे की रौनक खत्म हो रही थी। फिर एक रोज मानी मामू भाप ही गए। क्यों भाई सारा, क्या बहुत याद आते हैं इंजीनियर साहब? वह संजीदा बात भी मजाक ही में करते थे। क्यों परेशान हो? अब वो वाकई संजीदा हो गए। बस इतनी जरा सी हमदर्दी की वो मुंतजिर थी। उसकी आंखों से झरझर बहते आंसुओं ने उनको बिल्कुल बौखला दिया। क्या मतलब है सारा? मुझे बताओ, हम अच्छे दोस्त हैं ना? वो घबरा कर पूछ रहे थे। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही? मेरा मतलब है कि तुम कहीं और नहीं? उसे करंट लगा और साथ ही आंखें भी खुश्क हो गईं। वो कुछ और ही सोचने लगे थे। मैं अभी पढ़ना चाहती थी और मुझे डर लगता है, उसने सादगी से वजह बयान की। कमाल है सारा, वो झल्ला गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे भाई, बहुत पढ़ लिया तुमने, बड़ा इल्म है तुम्हारा। ये खाली डिग्रियों का बोझ लादने का शौक तुम्हें क्यों चुराया? और फिर लड़कियां तो इस उम्र में पढ़ाई चोर और जल्द अज जल्द शादी की ख्वाहिशमंद होती हैं, बाकायदा वजीफे करती हैं इसके लिए। तुम्हारा दिमाग क्यों खराब है? मैं अब नॉर्मल होंगी, उसने बड़ी आसानी से एतराफ किया। नहीं, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो और इस मामले को भी नॉर्मल ही लो। ये तो होना ही होता है, कल की बजाय आज हो गया। आपा ने जल्दी तो की है, मगर वो भी शायद ठीक ही कहती हैं। तुम बस उनका ख्याल करो। लेकिन मुझे डर लगता है। ये भी तुम्हारी बेवकूफी है। अरे भाई, हर अनजानी चीज से डर लगना तो लाजिम है। एक नई जिंदगी का आगाज। तुम्हें सिर्फ प्री मैरिटल टेंशन हो रही है, बाकी कोई बात नहीं है। तुम हंसो, खेलो और खुश रहो, वरना इंजीनियर साहब कहेंगे पीला जर्द चेहरा मेरे पल्ले बांध दिया है। मानी मामू तसल्लियां देने के माहिर थे। उनसे बात करके उसके दिल का बोझ हल्का हो गया और उसने कदरे मुतमईन होकर आगे के इरादे और मुस्तकबिल के ख्वाब अपनी दूसरी छोटी छोटी चीजों के साथ अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। वक्त सूरत से गुजर गया और वो दिन आन ही पहुंचा जिसके लिए खानदान भर जमा था। घर में मौजूद सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी थी। रंगों, रोशनियों और गीतों की बहार थी। उसकी और ज़ारा की सहेलियां उस पर रश्क कर रही थीं। इतनी जल्दी? अच्छा हुआ तुम छूट गईं पढ़ाई से, उनमें से किसी ने कहा। घर का हर फर्द मसरूफ था। सज्जाद भाई तो अब्बा के साथ लगे हुए ही थे। शादी के दिनों में जुबैर भाई भी अपनी ढेर सारी मसरूफियात छोड़कर उधर मतवजा थे। अम्मी को दम भर भी सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। फिर भी वो उन दोनों के पास घड़ी दो घड़ी आकर बैठ जाती। मेहंदी के रोज जब सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे, अब्बा इतने दिनों में पहली बार उनके कमरे में आए। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए बेहतर फैसले ही किए होंगे, क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहती। उन्होंने उन दोनों को बाजुओं के घेरे में लेकर कहा था, ये एक नई जिंदगी का आगाज है। तुम्हारी अब तक की जिंदगी में मैंने तुम लोगों को वो सब मुहैया करने की कोशिश की है जो मेरे बस में था। अब तक तुम्हारी बेहतर जिंदगी के लिए जिद्दोजहद करना मेरा काम था, लेकिन अब एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए तुम लोगों को खुद कोशिश करना होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे। अब्बा क्या कह रहे थे? उनके जाने के बाद ज़ारा ने अचानक चौंक कर पूछा। तुमने खुद क्यों नहीं सुना? उसने रूखेपन से जवाब दिया। मेरा ध्यान मेहंदी की तरफ था। देखो, इस साइड से तो झड़ भी गई, ना जाने अंजुम कहाँ चली गई। जरा दोबारा से लगा देती। उसने अगर सुना नहीं था तो उसे कोई खास दिलचस्पी भी नहीं थी कि अब्बा ने क्या कहा था। ये ज़ारा की सदा की आदत थी। जो बात वो ध्यान से सुनना नहीं चाहती थी, वो वहाँ मौजूद होते हुए भी जहाँ वो बात कही जाती उसने नहीं सुननी थी। बकौल मानी मामू के वो अपने कानों के स्विच ऑफ कर लेती थी और फिर चौंक कर पूछती, उसने क्या कहा था? अब्बा ने कहा है कि अब बेहतर जिंदगी बनाने के लिए तुम्हें खुद कोशिश करना होगी। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने आहिस्ता से कहा। उसे मालूम था कि ज़ारा अब भी नहीं सुन रही। वो अपनी मेहंदी के डिजाइन में उलझी थी। न जाने दिक्कत तलब बातें हमेशा उसे ही सुनने और समझने को क्यों मिलती थी। शादी का दिन हंगामे और शोर से शुरू हुआ। दोनों बारातें लाहौर से आना थी, लेकिन उसकी बारात पहले पहुंची। उसके मामले में न जाने हमेशा ही जल्दी क्यों हो जाती थी। बारात के इस्तकबाल करने वालों के तबसरे जारी थे। दूल्हा और उसके कपड़ों पर बहस जोरों शोर से हो रही थी। फिर ज़ारा की बारात पहुंची। ज़ारा के दूल्हा ने शेरवानी पहनी है,
सारा का दूल्हा यूं ही सूट पहन आया। भला क्या जरूरत है लाट साहब बनने की, एक ही तो दिन होता है। बड़ी खाला खुद कलामी करते हुए गुजरी। उनकी खुद कलामी हमेशा की तरह बुलंद आवाज में थी। निकाह के बाद उसने लॉन में खुलने वाली खिड़की से बाहर देखा। उसकी बड़ी नंद लॉन के बीचों बीच कुर्सी पर चर्मी बरी का एक एक जोड़ा घुमा घुमा कर दिखा रही थी। तोबा तोबा, भला बरी दिखाने की क्या तुक है, ख्वामखा शो ऑफ। बड़ी खाला ने एक मर्तबा फिर खुद कलामी की। कितना चीप लगता है, किसी ने उसके पीछे से कहा। फिर क्या हुआ, उनके यहाँ की रस्म होगी, किसी दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन उसका दिल भर आया था। लोग सिर्फ उन्हीं पर ही क्यों तबसरा कर रहे हैं? क्या नवीद और उसके घर वाले उनको नजर नहीं आते? उसने खामोशी से सोचा। उन दोनों को सजाने संवारने में अंजुम ने अपना पूरा आर्ट सर्व किया था, लेकिन देखने वालों का कहना था कि सारा ज़ारा से ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उसने पहले कभी मेकअप नहीं किया था। 2 सेट, दोनों सादे के सादे। बड़ी खाला की खुद कलामी जारी थी। उसने कुनखियों से ज़ारा की जानिब देखा। उसकी हंसी हस्बे मामूल बंद नहीं हो रही थी। लोगों के तबसरों का बोझ भारी जेवर के साथ लाद कर वो ज़ारा के साथ बाहर आई। देखना, गलत जगह पर मत बिठा देना, किसी ने हाँक लगाई। लेकिन ये गलती किसको लग सकती थी? जिस अजनबी नामानूस शख्स के साथ उसको बिठाया गया था, उसके चमकते जूतों पर पेंट के पाइंचे सजे थे। उसकी नजरें सिर्फ उस जगह तक ही पड़ी थीं। ज़ारा के साथ बैठे नवीद के खुस्से की चमक तो कई आंखों को खीरा कर रही थी। आपी और उसके कजन्स उन दोनों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। नवीद की आवाज बहुत बुलंद थी। वो उनको छेड़ रहा था, नेक पर झगड़ रहा था। उसके साथ तो गोया कोई बुत बेजान बैठा था। असफंद पहली बार आया है ना भाई, फ्रैंक नहीं है अभी, किसी के इस्तफसार पर आपी ने कहा था। आप लोगों को जो कुछ लेना है आराम से लेना। बुत में अचानक जान सी पड़ी। जितनी संजीदगी के साथ ये जुमला कहा था, उतनी ही संजीदगी के साथ नेक का मामला उससे तय किया गया। और फिर सारे मरहले इस तरह तय हुए। उसके ससुराल वालों को रुखसती की जल्दी थी। कल भी बारात के साथ गए, आज भी आए। लोग थक गए हैं, इसलिए इजाजत दें। बीबी जान सारा को साथ लगाई अम्मी से कह रही थी। जिस तरह उसकी बारात जल्दी आई थी, उसी तरह रुखसती भी पहले हुई। उसका हलक और आंखें खुश्क थीं। उसका मुहर्रिक अंजुम की वो हिदायत थी जो वो मुसलसल उसके पीछे पीछे देती आ रही थी। देखो, रोना नहीं, सारा आई लाइनर और मस्कारा बह जाएगा, सारे चेहरे पर धब्बे पड़ जाएंगे, या फिर दिल में मुसलसल उठते वहम और वसवसे जो भी था। अम्मी अब्बा भाइयों और आपी से मिलते हुए उसकी आंख में एक आंसू भी नहीं आया था। ब्रेव गर्ल सारा, हौसला इस तरह करते हैं। जब मानी मामू ने उसे अपने साथ लगाकर कहा था, उसके अंदर कहीं पानी ही पानी फैल गया। मुख्तसर सफर उसको बहुत तवील लगा करते थे। ये तो अच्छा खासा तवील सफर था। ऊपर से कानों में पड़े मगर और सर पर रखा भारी दुपट्टे का वजूद तोड़े डाल रहा था। उसका दिल चाह रहा था सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ कर गाड़ी से छलांग लगा दे, मगर ये सबर का पहला मकाम था। अब तक उसने जबर और सबर सुने ही थे, किए नहीं थे। ये तजर्बा बहुत भयानक मालूम हो रहा था। क्या ख्याल है, पानी वगैरह पी लें, कोई कोल्ड ड्रिंक? गाड़ी चलाने वाले ने पूछा। उसको सख्त प्यास महसूस हो रही थी, इसलिए कान खड़े हो गए। क्यों असफंद? उसके साथ बैठी बीबी जान ने पूछा। क्या जरूरत है रुकने की? अब घर चलकर ही कोई और मौका होता तो वो ऐसी बात कहने वाले को बहुत कुछ सुनाती, लेकिन इस शख्स को बहुत कुछ सुनाने का फिलहाल कोई मुकाम नहीं था। थक गई होगी, अच्छी तरह टेक लगा लो। देखो, शायद तुम्हारी बहन की गाड़ी भी पीछे आ रही होगी। बीबी जान ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। अजनबी माहौल और अजनबी लोगों में वो परेशान हाल घिरी बैठी थी। कोई चेहरा उसे अपना अपना नहीं लग रहा था। क्या था जो अम्मी मेरे साथ किसी को भेज देती? वो रूहान सी होकर सोच रही थी। वो आंसू जो रुखसत के वक्त कहीं घुट गए थे, अब उमड़े चले आ रहे थे, जिन्हें पोंछ पोंछ कर हाथ में पकड़ा सफेद टिश्यू पेपर काला स्याह हो रहा था। ढेरों ढेर बच्चे उस तख्त पर से बार बार छलांगे लगा रहे थे जिस पर वो बैठी थी। रिश्तेदार खवातीन जब उसका घूंघट उठाकर चेहरा ऊपर करती तो कानों में पड़े कई बाले और नाक में पड़ी पेच वाली नथ हिल जाती, लेकिन उसकी हाय सबकी समातों से बाहर थी। फिर उसकी जिठानी एक दिन पहले की ब्याही दुल्हन आई। हाय खाला जी, इतनी छोटी। उसने भी उसका सर अच्छी तरह हिलाकर उसका चेहरा बुलंद किया था। बीबी जी से पूछो, कहीं से जवाब मिला। अंदर भेजें इसको, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी ये अंदाज़े गुफ्तगू इस कदर नामानूस था कि उसको यकीन करने में 15-20 मिनट लगे और फिर उसको उठाकर एक और कमरे में ले जाया गया। कमरे की सजावट बता रही थी कि यही आखिरी ठिकाना है, उसके आगे उसे कहीं और नहीं ले जाया जाएगा। तन्हाई मिलने पर उसने दुपट्टा पीछे खिसकाया और नाक कान को हाथ लगाया। उसे यूं महसूस हुआ कि अब ये हाथ तक लगाए जाने के काबिल नहीं है।
اس نے انہیں اتارنا چاہا۔ اسی وقت بی بی کمرے میں آ گئیں۔ نا نا بیٹا، ابھی وقت نہیں ہے، انہوں نے منع کر دیا۔ میرے سچے سرکار کی رضا سے آج تم اس گھر میں آ گئیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں، انہوں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، سب تمہارا ہے، میں نے اسفند کو خود پالا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا کرم ہے، میرا بڑا فرما بردار ہے، اللہ سونا تمہیں خوشیاں دے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ روٹی کھاؤ، اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہ نہ بیٹی، سونے رب کے رزق سے انکار نہیں کرتے، ناشکری ہوتی ہے، انہوں نے نوالا زبردستی اس کے منہ میں ٹھونسا۔ کچھ نہ کھانا تم لوگ، بس اسٹرا سے دودھ وغیرہ پی لینا، اسے انجم کی ہدایت یاد آئی۔ تمہارے اپنے گھر کا کھانا ہے یہ، تو کھاؤ اللہ کی رضا سے، اب تم اس گھر کے دسترخوان میں شامل ہو گئی ہو، وہ سائیں میرا رزق میں برکت ڈالے گا تمہارے دم قدم سے۔ بی بی جان کی گفتگو جاری تھی، وہ خاموشی سے کھانا حلق سے اتارتی گئی۔ اب آرام کرو، میں اسفند کو بھیجتی ہوں جا کر، سب آرام کریں، 2 باراتوں کے تھکے ہوئے وہ جاتے جاتے دروازہ بھیڑ گئیں۔ یہاں لوگ کس طرح باتیں کرتے ہیں، اس نے حیرت سے سوچا۔ وہ نیم غنودگی میں تھی جب دوبارہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اجنبی نامانوس شخص اندر آ چکا تھا۔ آپ اسی طرح بیٹھی ہیں، آپ ایزی ہو جائیں کپڑے بدل کر۔ پہلا جملہ کس قدر پرتکلف، وہ پوری طرح بیدار ہو گئی۔ وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو سلیپنگ سوٹ میں تھا۔ آپ چینج کر لیجئے اور سو جائیے، وہ دھڑام سے بستر پر پڑتے ہوئے بولا۔ کافی دیر وہ اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر جیسے اس میں اچانک کوئی قوت آ گئی، تیزی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کا فلالین کا نائٹ سوٹ کیل پر لٹکا تھا۔ کپڑے بدلتے ہوئے منہ پر سجے سارے لوازمات پھر ہل گئے، لیکن اب تک اس میں برداشت آ چکی تھی، زبردستی آ چکی تھی۔ زبردستی کھینچ کھانچ کر اس نے وہ سب کچھ اتارا۔ جب اس کو جس کے لیے وہ نانا کر رہی تھی دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تو کیا فائدہ سجائے رکھنے کا۔ گرم گرم آنسوؤں کے ساتھ پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے اس کے معاف ذہن نے سوچا۔ کانوں اور ناک پر خون جم گیا تھا اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ باتھ روم سے نکلی تو صبر اور جبر کے دوسرے تجربے سے دوچار ہو چکی تھی۔ زیور سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے لحاف اپنے اوپر اوڑھا اور ٹھنڈے ذہن سے سوچنا شروع کیا۔ اس کے قریب پڑا شخص ایک دفعہ پھر بت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی سانس تک کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے۔ زارا کے افسانوں اور شادی شدہ کزنز کی باتوں میں یہ سب کچھ تو نہیں ہوتا تھا جو میرے ساتھ ہوا، اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ کیا اس کو نیند اس قدر پیاری ہے کہ سب کے بقول یہ اہم رات سو کر گزار دی جائے؟ یہ کیا کہ کوئی بات تک بھی نہ کی جائے، جیسے معمول کا دن ہو شاید۔ بیچارہ 2 باراتوں کا تھکا ہوا ہے، اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ ٹیبل لیمپ بجھانے سے پہلے اس کا دل چاہا ایک بار اسے اچھی طرح دیکھ تو لے، لیکن اسی لمحے اس نے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ پوری رات وقفے وقفے سے اس کی آنکھ کھلتی رہی۔ نئی جگہ پر نیند اسے کبھی نہیں آتی تھی، لیکن یہ شاید دن بھر کی تھکن کا اعجاز تھا جو اس کی آنکھ لگ جاتی تھی۔ صبح دروازے پر دستک سے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دن کی روشنی میں اپنے ساتھ پڑے بت کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کروٹ لیٹا تھا جس پر رات کو تھا۔ دروازے پر دستک تیز ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ نیند کھلنے کے بعد کچھ دیر اس نے حالات کو سمجھنے میں لگائی اور پھر سلیپر پہن کر دروازے کی جانب تقریباً بھاگا۔ ایسی بھی کیا نیند بھائی، یہ اس کی بڑی نند باجی شمیم تھی۔ وہ ان کے اندر آنے تک دروازے سے چپکا رہا، ان کے اندر آنے کے بعد چپکے سے باہر نکل گیا۔ ہائے ہائے، غرارہ سوٹ کرسی پر کیوں رکھ دیا؟ الماری میں لٹکانا تھا، ہینگر پر۔ وہ اس کے قریب آتے آتے ٹھٹک گئیں۔ 8,000 کا غرارہ سوٹ ہے، آج بھی پہننا تھا، ہماری طرف کے ملنے والوں نے تو دیکھا بھی نہیں، کوئی شو ہی نہیں بنی۔ وہ تمہاری بہن کے سسرال والے تو بازار کا بنا بنایا لے گئے تھے، 2-2.5 ہزار والا آتشی گلابی۔ میں نے تو آپا کو کہا تھا پہلے دن کے لیے وہی لے لو، پر ان کو بڑا شوق تھا، مہنگا جوڑا ہی پہلے دن پہننا ہے، لو اب دوبارہ استری کرنا پڑے گا۔ وہ نان سٹاپ بول رہی تھی۔ وہ شخص جس کے نام کے توسط سے وہ یہاں تک آئی تھی اس کو باجی شمیم کے نرغے میں چھوڑ کر کیسا دم دبا کر بھاگا تھا۔ ناشتہ کیا کرتی ہو؟
बीबी जान अपने वजीफे से फारिग होती तो खुद पूछती। उन्होंने गरारा झाड़ते हुए कहा, देखो ये यहाँ पड़ा था, सारा वट्टो-वट हो गया। दूसरा जुमला उन्होंने पीछे आती बड़ी भाभी से कहा। बड़ी भाभी के पीछे लोगों का हजूम था। कोई असफंद की मामी थी, कोई चची, कोई सिर्फ रिश्तेदारों की रिश्तेदार। रात को शायद उनकी शक्ल देख देख कर उनको तसल्ली नहीं हुई थी। वो दोबारा उसका चेहरा उठा उठा कर देख रही थी। उसकी छोटी नंद आसमां नाश्ते की ट्रे उठाए उसके करीब आ गई। शमीम, रात वाला सालन नहीं बचा जो दुल्हन के साथ आया था? और चावल? कहीं से आवाज आई। कहाँ मामी जी, सालन में शोरबा नाम को नहीं था, मिनटों में खत्म हो गया। और चावल इतने सख्त, खाने के काबिल थे भला? हमने तो रात को खुद रोटियां पकाई थी, चावल तो अम्मी ने भेज दिए थे। पक्की ठट्टी खाला रजिया की तरफ, वो बांट देंगी टपड़ी वासों में, वहाँ बहुत होते हैं। ये बात उन्होंने बेड कवर की शिकने निकालते हुए उसके कानों में तकरीबन मुंह घुसेड़ कर कही थी। उसका दिल होल गया। उसके घर के खाने की सभी ने तो तारीफ की थी, बारात के साथ आने वालों ने भी। अब न जाने वो बुरा कैसे हो गया था। चलो कोई तो अल्लाह सोने की मखलूक खाएगी, तपड़ी वास भी उसी पाक माबूद की मखलूक होते हैं। एक मानूस आवाज उसके करीब से आई। उसने गर्दन घुमाकर देखा, वो तस्बीह पढ़ रही थी। परसों भी तो आया था खाना जरी के साथ, कैसा पूरा हुआ था? बाजी शमीम का अफसोस जा नहीं रहा था। अच्छा अब जरा कमरा खाली करो, दुल्हन नाश्ता तो करे सुकून के साथ। उन्होंने उस पर करम किया और कमरा मिनटों में खाली हो गया। फिर कैसा लगा असफंद? उन्होंने आगे झुककर पूछा। नवाला उसके हलक में फंस गया। जो शख्स रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक बगैर कुछ कहे मुसलसल सोता रहा हो, वो कैसा लग सकता था? अल्लाह सोने के करम से बड़े गुण हैं उसमें, बड़ा फर्मा बरदार है। उन्होंने खुद ही जवाब देकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। वो उसकी तारीफों में मशगूल थी। जब वो कमरे में वापस आया, वो बगैर इधर उधर देखे बाथरूम में घुस गया था। लो, मैंने तो पूछना था दुल्हन कैसी लगी? उन्होंने बर्तन समेटते हुए कहा। उनके जाने के बाद उसने एक बार फिर कमरे का जायजा लेना शुरू किया। ये यकीनन इन 5 बेडरूम्स में से एक था जिनके बारे में भाभी ने बताया था। दरमियान में उसके जहेज का डबल बेड था जो 3 दिन पहले सामान के साथ पहुंचा था। उसके पीछे 2 शेल्फ बने थे, एक साइड पर 2 कुर्सियां, एक तपाई, फर्श पर कालीन का छोटा टुकड़ा और एक ड्रेसिंग टेबल। चीजें सब अपनी अपनी जगह पर थीं, लेकिन सब पर ही गर्द की एक दबीज तह बता रही थी कि इन्हें कपड़े की झाड़ खाए काफी अरसा हो गया। उसका जायजा अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। जब वो बाथरूम से निकला, सामने कुर्सी पर बैठकर उसने हाथ में पकड़े तौलिए से गीले बाल रगड़ना शुरू किए। काफी देर इस मशगले में मसरूफ रहने के बाद वो उठा और ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को घूरता हुआ बाल बनाने लगा। उसके हर अमल से यूं महसूस होता था जैसे वो कमरे में तन्हा हो। या खुदा, ये बोलता क्यों नहीं है? उसकी खामोशी पर उसने घबरा कर सोचा। इस बात का तो उसे यकीन था कि वो बोलने से कासिर नहीं है, लेकिन उसकी मुकम्मल खामोशी की कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी। क्या 2 बारातों की थकन अभी तक नहीं उतरी? उसने दूसरी बात सोची। अपने हुलिये से मुतमईन होकर वो बाहर की तरफ चला। दरवाज़ा खुला और बहुत से मानूस चेहरे अंदर आ गए। एकदम उन ससुराली रिश्तेदारों को देखकर वो घबरा गया था या वैसे ही तकरीबन भाग निकला था। सबसे मिलते हुए उसने ध्यान नहीं दिया। वो सब ज़ारा के वलीमे के लिए आए थे। सारा और जरी का वलीमा शाम को था। हमने सोचा पहले तुमसे मिलते जाएं। अम्मी अब्बू तो सीधे ज़ारा की तरफ गए हैं, शाम को आएंगे। उसकी आंखों में रात भर की उठाई कोफत और दुख के आंसू आने लगे। हाय सारा, रो रही हो? आपी ने चौंक कर देखा। ऐसे ही होता है, शुरू शुरू दिल नहीं लगता। मैं भी कई दिन रोती रही थी। क्या आसिफ भाई भी यूं ही खामोश रहते थे पहले? उसने आपी का तजर्बा सुनकर सोचा। हालांकि उससे ज्यादा बातूनी आदमी सारा ने कहीं और नहीं देखा था। नई जगह होती है, बंदा एडजस्ट नहीं कर सकता इतनी जल्दी। अंजुम ने ख्याल जाहिर किया। तुम ये तो बताओ, कैसे हैं असफंद भाई? वो उस चलते फिरते खामोश बुत के बारे में क्या ख्याल जाहिर करती? उन्होंने क्या दिया? सादिया ने पूछा। एक तवील और खामोश रात। वो खामोश बैठी, हर बात का जवाब महज सोचती रही। सोने प्यारे जीवन जोगे लोग आए हैं आज मेरे घर में। बीबी अंदर दाखिल हुई। आपी और भाभी तज्जिया काराना अंदाज में उनसे मिलने लगी। फिर वो उनके साथ जरी के कमरे की तरफ चली गई और वो अपनी कजन्स के उन सवालों के जवाब देने लगी जिनके जवाब दर हकीकत उसको नहीं आते थे। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग ज़ारा की तरफ चले गए।
शाम को बाजी शमीम ने उसे इस्त्री शुदा चमकता गरारा दोबारा पहनवा कर मेकअप करके बाहर ला बिठाया। उसके करीब ही जरी बैठी थी। अब उसको अपने रिश्तेदारों से बाकायदा मुतारिफ करवाया जा रहा था। उसने अपने दोनों जेठ उस वक्त ही देखे। इस दुल्हन का अपनी तरफ का जेवर तो बड़ा ही हल्का है। बाजी शमीम की सास ने, जो बहुत देर से उधर बैठी थी, कहा, अपनी अपनी हैसियत है ना अम्मी जी, ये तो बीबी से पूछें। बाजी शमीम ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया। बीबी सारे लॉन में घूमते हुए हर एक के सदके हो रही थी। अम्मी को देखकर उसकी आंखें एक बार फिर धुंधला गईं। अम्मी बीबी का खलूस और प्यार देखकर निहाल हो गईं। बीबी उसकी सास को खींच खांच कर अम्मी के करीब ला रही थी। हाय सारा, आज भी वही गरारा पहन लिया? वो क्यों नहीं पहना अपने वाला बनारसी सूट? ज़ारा ने उसके करीब आते ही कहा। मैंने तो सुबह वही पहना था। उसने सर उठाकर ज़ारा को देखा। उसका चेहरा हमेशा की तरह था, चमकता दमकता, मुस्कुराता। और तुम्हारा मेकअप किसने किया है? या अल्लाह, मैं पहले ही आ जाती। अंजुम अपने बेटे के मुंह में फीडर ठोंसते हुए चौंकी। यकायक उसे महसूस हुआ कि वो एक दिन की दुल्हन होते हुए भी उन सबसे ज़्यादा बोसीदा और पुरानी लग रही है। मैं तो आज मेफेयर से तैयार होकर आई थी, देखो अब तक वैसी की वैसी हूँ, ज़ारा ने कहा। और क्या मिला तुम्हें? मुझे ये डायमंड का रिंग दिया है नवीद ने। उसने उंगली लहराई। तुम्हें क्या दिया असफन ने? उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसका दिल नीचे ही नीचे जा रहा था, जैसे बैठ गया हो। हेलो बिल्ली। मानी मामू जुबैर भाई और जावेद के साथ उधर आए। भाई अब तो तुम्हारा एहतराम करना पड़ेगा। तुम हो अब शादीशुदा खातून और हम ठहरे छड़े छांट। उनका लहजा वही पुराना था, कुछ भी तो नहीं बदला था, लेकिन शायद किस्मत के सिवा। यकायक उस पर इंकिशाफ हुआ। उसने सामने देखा, वो सज्जाद भाई के साथ बातें कर रहा था। अच्छा भला तो बोलता है, मेरे साथ उसे बातें करते हुए क्या दिक्कत थी? अम्मी का इरादा दोनों बेटियों और दामादों को साथ ले जाने का था। नवीद और ज़ारा जाने के लिए तैयार होकर आए थे, लेकिन अपने कमरे में अपने छोटे अटैची में चीज़ें रखते हुए उसने सुना कि असफंद नहीं जा रहा। 100 दफ़ा जाता खुशी से उस बरकतों वाले घर में, लेकिन कल भी परसों भी शादियां हैं उसके दोस्तों की। शादियों का तो सीज़न है आजकल। बस रोज़ रोज़ कमरे के वस्त में खड़ी बीबी अम्मी को बता रही थी। कहने लगा, सारा आज चली जाए, मैं आप लोगों के साथ चला जाऊंगा लेने के लिए। वो कह रही थी। वो लाख कम उम्र और अनजान से ही, मगर अरमान तो उसके दिल में भी थे। कल से आज तक उसके साथ उसके देखे सुनने के बिल्कुल बरक्स हो रहा था। उसने अटैची जोर से बंद की। असद और जरी भी जरी के मेके जाने के लिए तैयार थे। ये मामूल के खिलाफ बातें उसी के खाते में क्यों लिखी जा रही थी? सारा जेवर ले जाकर क्या करोगी? ये हल्का वाला सेट रख लो। बाजी शमीम उसकी तैयारियों में भी मुदाखलत करने के लिए सर पर खड़ी थी। उसने सारे डब्बे उनको पकड़ा दिए। उन्हें किस चीज़ की फिक्र थी वो जान नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो अम्मी के साथ गाड़ी में बैठी, उसका दिल ख्वाहिश कर रहा था कि काश इस घर में गुजरा ये आखिरी दिन हो। लेकिन कोई अहमकाना ख्वाहिश कम ही पूरी हुआ करती है, उसने खुद ही सोचा। अपना घर, अपना कमरा, कितना शानदार तस्वुर था। गुजरी एक रात ने उसे बहुत सी नेमतों की हकीकतों से आगाह कर दिया था। यहाँ सबका सवाल था, सारा का मियाँ क्यों नहीं आया? लो भला, दोस्तों की शादियाँ इन 2-3 दिनों के लुत्फ से ज़्यादा अच्छी होती हैं भला। फिर कई तरह के तबसरे। सारा के ससुराल वाले कुछ उखड़े उखड़े से लोग नहीं हैं। वैसे तो सारा का मियाँ ज़ारा के मियाँ से ज़्यादा खुश शक्ल है, लेकिन रूखा सा लगा मुझे तो। बड़ी खाला की खुद कलामी। उसे किस्मत के बदल जाने का यकीन कुछ ज़्यादा होने लगा। वो सारा की दादी सास तो बड़ी चालाक सी लगती है, हर एक के सदके वारी ऐसे ही लोग जाते हैं। उसकी अपनी सास तो बड़ी मिजाजदार सी लगती है। जिन लोगों से उसकी आशनाई सिर्फ चंद घंटों की थी, उनके बारे में सब उससे सवाल कर रहे थे। उसने घबरा कर सबकी बातों में कहकहों में पनाह ले ली। ये रिश्ता उसने खुद तो नहीं जोड़ा था, जो वो उन बातों पर शर्मिंदा हो रही थी। ये लोग ज़ारा के ससुराल वालों का तज़किरा क्यों नहीं करते? उसने सोचा। ज़ारा के मज़े हैं, एक सास ही है और कोई झंझट नहीं है। लंबी ससुरालदारी तो सारा की है। आपा तुमने क्या किया? बेचारी सारा की उम्र ही क्या थी? छोटी खाला ने अम्मी से कहा। बस रहने दो, तुम लोगों ने देखा ही क्या है। बीबी तो कुर्बान जाती हैं उस पर, और बाकी भी सब अच्छे हैं। एक दिन में तुमने कैसे अंदाज़ा कर लिया?
अम्मी ने सख्ती से जवाब दिया। अम्मी को इतना इत्मीनान है तो ठीक ही होगा, उसने खुद को मुतमईन करना चाहा। तीसरे दिन ही उसकी ससुराल से फ़ोन आ गया। बीबी का टिकट अगले दिन का था और वो चाहती थी कि सारा भी आकर उनको रुखसत करे। 3 दिन यूँ गुजरे थे जैसे उसको अब यहीं रहना है, कहीं जाना नहीं। लेकिन ये खुशकुन ख्वाब ही था। उसका दिल चाहता था कि किसी को तो बताए कि उस एक रात में ही उस पर क्या गुजरी। अम्मी का इत्मीनान तो था ही काबिल रश्क, और फिर वो ज़हनी तौर पर उनके इतने करीब भी नहीं थी। अब्बा भी बीबी के हुस्न सलूक और मोहब्बत से बहुत मुतासिर नज़र आ रहे थे। सज्जाद भाई खुद से ही सबको बताते रहे कि खुदा के फजल से ज़ारा और सारा दोनों ही बहुत खुश हैं। ज़ुबैर भाई अपनी दिलचस्पियों में दोबारा से मशगूल हो चुके थे। आपी वलीमे के अगले रोज़ ही वापस चली गई थी और मानी मामू तो वलीमे से वापस नौशहरा ही चले गए थे, जहाँ आए ही नहीं थे। ज़ारा अपनी खुशियों में मसरूफ़ थी और ये बात उससे कहने की थी भी नहीं। वह बहुत चाहने के बावजूद किसी को कुछ ना बता सकी और बीबी उसको लेने आ गई। उनके साथ असफंद और उसकी सास भी थी। उसने ड्राइंग रूम में झांक कर देखा, वो सबसे ही धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। अम्मी उसके आगे बिछी जा रही थी। आखिर को दामाद यूं पहली बार आया था। शायद उस रोज़ ये वाकई 2 बारातों का थका हुआ था। उसने इस खुशगवार माहौल को देखकर सोचा। वापसी का सफ़र उस दिन की तरह खामोशी में गुजरा, लेकिन आज उसके ऊपर भारी कपड़ों और जेवरात का बोझ नहीं था। आज वो गाड़ी खुद चला रहा था। उसके साथ पिछली सीट पर बीबी बैठी थी, हमेशा की तरह कुर्बान होती हुई। उस रोज़ की तरह आज भी उसने कहीं रुककर पानी नहीं पिया था। घर मेहमानों से खाली था। बाजी शमीम भी उधर ही थी और उनके बच्चे भी। शादी का दिन कब का गुजर चुका था, लेकिन इस घर में अभी तक उसके निशान बाकी थे। बाहर सजावट के लिए जो कागजी आराइश की गई थी वो अभी तक उतारी नहीं गई थी। लॉन में कागज़ डब्बे और फूलों की मुरझाई पत्तियां उसी तरह बिखरी थी। अंदर का हाल भी मुख्तलिफ नहीं था। उसका दिल चाहा उठकर खुद सफाई शुरू कर दे, लेकिन सब्र और जबर के मराहल बड़ी तरतीब से अपना आप दिखा रहे थे। यहाँ आने के बाद फ़ौरन ही उसे महसूस होने लगा था कि बीबी के अलावा घर के बाकी लोग उससे कुछ खिंचे खिंचे से हैं। बीबी घर के जिस फर्द के बारे में पूछती, मालूम होता कि जरी के कमरे में है। बीबी ने उसको अपने साथ जरी के कमरे में चलने को कहा। जरी के कमरे की सजावट काबिले दीद थी। उसके इर्द गिर्द सब घर वालों का हजूम था। उसके दोनों जेठ और बाजी शमीम के मियाँ भी यहाँ ही मौजूद थे। असफंद की दोनों खालाएं भी मौजूद थीं। एक खाला जरी की अम्मी थी, दूसरी करीब ही पक्की ठट्ठी में रहती थी। ये सब उसे बीबी बता रही थी और वो एक कोने में बैठी हवन्नकों की तरह सबको देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए। वो खुद उठकर उनमें जा बैठे या इस बात का इंतज़ार करे कि वो उससे कोई बात करते हैं। तुम बेटा बैठो यहाँ, मैं 2 सजदे अपने पाक परवरदिगार के हजूर कराऊं। बीबी बहुत देर तक कमरे में मौजूद हर शख्स पर कुर्बान होने के बाद उठकर चली गई। उनके जाने के बाद उसे यहाँ अपना वजूद और भी बेमायनी सा लगने लगा। ये सब अपनी बातों में मसरूफ थे। किस शादी पर किसने क्या दिया था, कौन क्या पहन कर आया था, किसने कितना खाया था। फिर शादी की मूवी लगा दी गई। सब छोटे बड़े इन हमाक से मूवी देखने लगे। हाय बड़ी टूटी फूटी गलियां हैं असफंद के ससुराल की, किसी ने पीछे से कहा। उसने चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखा। वो बहुत से लोगों के हजूम में आहिस्ता आहिस्ता चलता घर की तरफ आ रहा था। दरवाजे पर अब्बा और अम्मी खड़े थे। छोटी खाला, सज्जाद भाई, भाभी, कितने मानूस चेहरे। यकायक अपनी तन्हाई का एहसास दूर हो गया। फिर उसका अपना चेहरा नमूदार हुआ। उसने खुद को गौर से देखा। क्या मैं किसी काबिल भी नहीं लग रही थी? उसके दिल में हुक सी उठी। फिर वो उसके बराबर अब्बा के सहारे चलती गाड़ी तक पहुंची थी। उसके साथ बैठी थी। उसने नजरें इधर उधर घुमाई। वो वापसी के फौरन बाद ही से गायब था। जरी और असद भाई को साथ साथ बैठे देखकर उसका दिल घबराने सा लगा। उसे इस घर के मुख्तलिफ कमरों में जाने के रास्ते मालूम नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत कर डाली और खामोशी से उठकर बाहर निकल आई। उस रोज उसने दरवाजे का सफ़ेद रंग गौर से देखा था। इधर उधर फिरकर उसने सफ़ेद रंग वाले दरवाजे का हैंडल ही घुमाया। उसका अंदाज़ा गलत नहीं था। कमरा वही था, लेकिन उसका हुलिया बेहद मुख्तलिफ था। उसके जहेज का तकरीबन सारा सामान उस कमरे में ठूंस दिया गया था। फ्रिज एक कोने में पड़ा था, टीवी उसके ऊपर, बड़े सोफे पर दोनों छोटे सोफे ऊंधे पड़े थे, तपाइयाँ एक के ऊपर एक, वॉशिंग मशीन के ऊपर सेविंग मशीन, और उसके साथ खड़ा पेडिस्टल अजीब मंजर पेश कर रहा था।
इस भरे पूरे कमरे को देखकर उसका दिल हौलने लगा। उसे बेतरतीबी से हमेशा की नफरत थी। कुछ देर के लिए उसे ये भूल गया कि ये उसकी ससुराल का घर है। उसे सिर्फ ये याद था कि ये उसका कमरा है और उसे यहाँ इस बेतरतीबी में नहीं रहना। उसने दुपट्टा बेड पर फेंका और जुट गई। 2 घंटे की खिंचाखिंची के बाद उसको कुछ तसल्ली हुई, लेकिन उसका जिस्म टूटने लगा था। सब चीज़ों को अपनी समझ के मुताबिक ठिकाने लगाकर वो पलटी। ऐन उसके पीछे न जाने वो कब से खड़ा था। कुछ देर चुपचाप खड़ा रहने के बाद वो अलमारी खोलकर कुछ टटोलने लगा। सोफे पर तकरीबन गिरते हुए उसने खुद से कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त दस्तक के साथ ही कोई अंदर आ गया। अच्छे हो भाई तुम, खाला रजिया सुबह की आकर बैठी हैं तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ बीवी के साथ सामान दुरुस्त करने में लगे हो। सजावटों का इतना भी क्या शौक। बगैर किसी तस्दीक या तरदीद के वो उनके पीछे बाहर निकल गया, उसको हैरान परेशान छोड़कर। उसने ये तक न कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया। उसको इसी एक नुक्ते पर हैरत ने बहुत देर तक सताया। हाँ, बीबी ने आकर इसकी हैरत को तोड़ा। ठीक कर लिया कमरा, चलो अच्छा है। मैंने कहा था सफ़िया से, खुद करेगी सारा आकर अपनी मर्जी का, अभी ऐसे ही रहने दो। अच्छा किया दोनों ने मिल मिलाकर अपना काम कर लिया। वो भी इसी गलत फहमी में मुब्तला थीं। वो अपनी कमर का दर्द लिए उसी तरह खामोश बैठी रही। अब मैं चली जाऊंगी अपने रब सच्चे सरकार की मर्जी से। सारा बेटा, मैं सदके अब इस घर को अपना समझना, सब कुछ तुम्हारा है। इस पाक परवरदिगार के करम से किसी की कोई बात बुरी लगे तो थूक छोड़ना होता है, हो जाता है बड़ा। कुछ बंदा दिल बड़ा रखे तो वो सच्चा सरकार भी फजल करता है। वो किसी चीज की कमी ना रखे, बाकी तो सब कुछ है तुम्हारे लिए ही है। वो देर तक उसे समझाती रही। वो अपने वजीफे के लिए उठकर गई तो वो बाथरूम में घुस गई। अटैच्ड बाथ है उनके घर में। उसे भाभी की बात याद आई। पहले दिन भी और आज भी बाथरूम को देखकर उसका दिल घबराने लगा। किसी ज़माने में उस बाथरूम के सिरामिक्स सफ़ेद रंग के होंगे, लेकिन अब सब चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पीलाहट का शिकार हो चुकी थी। फर्श पर दाग पड़ चुके थे। गीला और बंद होने की वजह से उसमें मखसूस बू बस रही थी। उसने जल्दी से मुंह धोया और बाहर निकल आई। आसमा उसे खाने के लिए बुलाने आई। खाने की मेज़ बहुत वसी और अरीज थी और खाने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। वो आखिरी कुर्सी पर टिक गई। चमचों और बातों के शोर में किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं किया, या फिर शायद वो लोग ध्यान करना ही नहीं चाहते थे। वो भी वहीं बैठा था, सबसे बातें करते खाना खाते हुए। बीबी वजीफा कर रही थी और वो रात का खाना नहीं खाती थी, ये उसे आसमा ने बताया था। उसने बमुश्किल 2-3 नवाले हलक में डाले और उठ गई। कमरे से निकलते निकलते उसने मोहम सी उम्मीद से असफंद की तरफ देखा। शायद वो उसके इतनी जल्दी उठाने पर चौंका हो, लेकिन वो उसी तरह बैठा था। दूसरों की तरह गालबन वो भी उसे नहीं देखना चाहता था। क्यों? आखिर क्यों? अपने कमरे में आकर बहुत देर तक वो तर चेहरे और खुश्क हलक के साथ बैठी सोचती रही। ये सब मुझसे इतने गुरेजा क्यों हैं? अगर मैं उनको पसंद नहीं थी तो ज़बरदस्ती किस बात की थी? और इन सब को छोड़ो, असफंद की क्या मजबूरी थी? तकरीबन 12 बजे वो कमरे में आया था। लाइट ऑन थी। और खामोशी से आकर लेट गया और गालबन फ़ौरन ही सो भी गया था। ज़ारा के अफसानों में यूँ तो नहीं होता था। उसकी आंखों में सामने वो तमाम रिसाले घूम गए जिनके अफसाने ज़ारा पढ़ा करती थी। अगर ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, मजबूर था, तो यही बता दे। इतना खामोश क्यों रहता है? ज़ारा के अफसानों में मजबूरी तो बता ही दी जाती थी और फिर कोई हल भी निकल आता था। ये शख्स मेरे सामने आते ही बेजान बुत क्यों बन जाता है? इसके सवालों का उसके अपने पास कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब हो भी कैसे सकता था? बहुत पहले एक बार उसे वहम सा हुआ था कि अम्मी उसके काम हमेशा उजलत में करती हैं। जब उसे स्कूल में दाखिला लेना था, उन्हीं दिनों जावेद सख्त बीमार पड़ गया। अच्छे स्कूलों के दाखिले की तारीखें निकल गईं। जल्दी में उसे मोहल्ले के ही हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। उसके और ज़ारा के कोर्सेज मुख्तलिफ हो गए, लेकिन उसने कभी इस बात को अहमियत नहीं दी। फिर वो उसी स्कूल में सेट हो गई। किसी को ख्याल नहीं आया कि अभी उसे किसी अच्छे स्कूल में ले जाया जाए। कॉलेज में दाखिले के वक्त उसके मज़ामीन का मसला था। ज़ारा ने मानी मामू के मशवरे के मुताबिक सब्जेक्ट्स का चुनाव किया था। इसकी बार मानी मामू ने ना तो किसी खत का जवाब दिया, ना ही खुद आए। अब्बा ने बहुत सोच विचार के बाद कहा, मेरी तो समझ में नहीं आता। बहुत दिन इसी सोच विचार में गुजर जाने के बाद अम्मी ने कहा, बस जो तुम्हारी मर्जी है वो ही ले लो। दाखिले की तारीख फिर निकल रही थी।
उसने जल्दी में फॉर्म पर वही मजमून लिख दिए जो ज़ारा ने लिए थे। मानी मामू को जब मालूम हुआ तो सख्त बरहम हुए। सारा, तुम्हारा तो रुझान उधर था ही नहीं। लेकिन वक्त गुजर चुका था। इसी तरह सज्जाद भाई की शादी की तैयारियां जब जोरों शोर से जारी थीं, वो बीमार पड़ गई। ज़ारा अपनी मर्जी से अपने लिए कपड़े बनाती रही। शादी से एक हफ्ता पहले अम्मी को फुर्सत के लम्हों में ख्याल आया कि बीमार से ही कपड़े तो वो भी नए ही पहनेगी। वो इसी उजलत में जाकर उसके लिए कपड़े खरीद लाई और मारा मार सिलाई करवाई गई। सोचने बैठती तो ऐसी कई बातें उसे याद आ जाती, लेकिन इससे पहले उसने कभी परवाह नहीं की थी। लेकिन जब से वो इस नए घर और इसके मकीनों से मुतारिफ हुई थी, बरसों पुराना वहम यकीन में बदलने लगा था। बीबी के चले जाने के बाद कई उक्दे आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुलने लगे। वो बीबी की पसंद और उन्हीं की जिद थी। असफंद की अम्मी, जिन्हें सब आपा कहते थे, को बीबी की जिद से जिद थी। ना वो उसको बहू तस्लीम करने पर तैयार थीं, ना ही घर में कोई जगह देने पर रजामंद। उनके इस रवैये और सोच का असर बाकी सारे घर पर भी था। सबसे बड़े अकरम भाई बीबी के साथ ही गए थे। वो भी अबू ज़बी में होते थे। असद भाई मुस्तकिल वापस चले आए थे। अब उनका इरादा यहीं पर बिजनेस शुरू करने का था। आपा का हुक्म सारे घर पर चलता था और आपा के हुक्म को शमीम बाजी कंट्रोल करती थी। उनके मियाँ की इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान थी। वो खुद रंग महल में रहती थी, लेकिन रंग महल में रहते हुए भी वो अपने मैके सारे मामलात हैंडल किया करती थी। बड़ी भाभी और जरी, आपा और बाजी शमीम की अपनी पसंद थी, इसलिए उन पर उसका खास दस्ते शफकत रहता था। असफंद जब छोटा था, आपा अपने मियाँ की वफात की वजह से बीमार पड़ गईं। असफंद को बीबी ने उसी लिए पालने की जिम्मेदारी ले ली थी। आसमा असफंद के वालिद की वफात के 2 माह बाद पैदा हुई थी। आपा पर उसका बोझ था, इसीलिए असफंद बीबी के पास रहा। बीबी ने उसे अपने खर्चे पर पढ़ाया लिखाया था, इसीलिए उसकी बीवी का इंतखाब भी उन्होंने अपना हक समझकर किया था और यही बात आपा को खलती थी। ये सारी मालूमात उसे आसमा ने फराहम की थी। पूरे घर में सिर्फ वही थी जो सारा से कभी कभार बातें कर लिया करती थी। उसे बीबी पर इस बात का अफसोस था कि सब कुछ जानते हुए भी वो इस मैदान कारज़ार में उसे तन्हा छोड़ गई थी। खुद से बाकी सारे घर के इज्तनाब की वजह तो उसकी समझ में आ गई थी, लेकिन असफंद उससे क्यों बचता फिर रहा था, ये उसकी समझ में नहीं आ पा रहा था। पहले दिन के बाद से अब तक उसकी मुसलसल खामोशी बहुत ही मजबूरी की हालत में टूटती जब किसी रिश्तेदार या उसके अपने घर वालों के सामने उससे कोई बात करना पड़ती। वो शादीशुदा जिंदगी के मामलात और तकाज़ों से कतई नाबलद नहीं थी, लेकिन असफंद के रवैये पर आहिस्ता आहिस्ता सब्र करने पर मजबूर होती गई। 2-3 बार उसने खुद उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे इससे वो चौकन्ना हो गया हो। वो अव्वल तो कमरे में रात पड़े ही आता और कभी जो पहले आ जाता तो अपने सामने रखे बड़े से बोर्ड पर चिपके कागज़ पर पेंसिल और मुख्तलिफ शक्लों के टूल्स से आड़ी तिरछी लाइनें खींचता रहता, इमारतों के नक्शे तैयार करता रहता। और इतनी नासमझ तो वो हरगिज़ नहीं थी, ऐसे वक्त में उसे डिस्टर्ब करती। बहुत मुमकिन है कि मैं उसके किसी ज़ाती मामले की नाकामी की वजह हूँ। उसने सोच सोच कर शल होते हुए जहन को मुतमईन करना चाहा, लेकिन आसमा ने उसकी इस गलत फहमी को भी दूर कर दिया। असफंद भाई को एक लड़की बहुत अच्छी लगती थी, उज़्मा उसका नाम था। हमारे मिलने वाले हैं, उनकी बेटी थी। बीबी रिश्ता लेकर गई पर उन्होंने नहीं दिया। वो कहते थे हम बरादरी से बाहर रिश्ते नहीं करते। असफंद भाई कहने लगे छोड़े बीबी, दफा करें। उसने बताया था तो इस जाती मामले में नाकामी की वजह मैं तो कभी भी नहीं हो सकती। उसने हैरत से सोचा, फिर क्या वजह है आखिर, क्या वजह है? उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वो इस सवाल के जवाब को वक्त के धारे पर छोड़ देती अगर बाकी घर वालों का रवैया किसी तरीके से भी मस्बत होता। उसने खुद से पहल करना चाही, अपने कमरे के अलावा घर में मौजूद दीगर कमरों में झांकना चाहा। उन लोगों का मामूल अजीब था। असद भाई और असफंद के चले जाने के बाद सब इस मामूल में मसरूफ हो जाते। आपा तो सुबह ही चादर सर पर डालकर पहले मोहल्ले वालों से मिलने मिलाने और फिर पक्की ठठी खाला रजिया से मिलने चली जाती। बड़ी भाभी मारा मार खाना बनाकर जरी के कमरे में जा बैठती, जहाँ वो दोनों सारा दिन वीसीआर और केबल देखती रहती। बड़ी भाभी के बच्चे सारे घर में क़यामत मचाते, रोते पीटते चिल्लाते रहते, उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। आसमा सुबह कॉलेज जाती तो दोपहर के करीब वापस आती। उसने चाहा कि वो एक बार घर की अच्छी सफाई ही करे,
छत से फर्श तक लटकते जालों, दरवाजों, खिड़कियों, चीजों पर पड़ी मनोमन धूल झाड़ देने को कई बार उसका दिल मचला। बर्तन धोने वाली झटपट बर्तन भुगता कर और सफाई वाली मिनटों में सारे घर की सफाई करके अपनी राह लेती। कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि वो क्या करके जाती हैं। उसने अपनी ख्वाहिश के पहले मरहले में जब झाड़न पकड़कर सफाई शुरू की, उसी वक्त बाजी शमीम घर में दाखिल हुई। हाय, कैसे कैसे लोगों का राज हो गया घर में। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आपा ने झाड़न उसके हाथ से तकरीबन छीन लिया। रहने दो बीबी, हम खुद कर लेंगे। उसने लॉन में पकड़े ढेरों पत्ते देखकर सफाई वाली से कहा कि इनको रोजाना साफ कर जाया करे। वो भी शायद घर वालों के असूल जानती थी। फौरन आपा के पास पहुंचती। इतनी तनख्वाह में रोजाना कौन बाहर की सफाई करता है। आपा उसके सर पर पहुंच गई। अपनी सफाई धुलाई अपने पास रहने दो, हमारे नौकर ना बगाओ। अपने बाथरूम की पिलाहट दूर करने के लिए उसने सफाई वाली से ही तेजाब की बोतल मंगाई। आधा दिन बाथरूम की सफाई में गुजारने के बाद उसने कमर सीधी की। बाथरूम की शक्ल निकल आई थी और वो जगमगा रहा था। ऑफिस से आने के बाद जब असफंद ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सारा ने पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी। उसका चेहरा फतहमंदाना तासुर लेने लगा, लेकिन उसी वक्त आपा सर पर पहुंच गई। हाय हाय असफंद, देख तो सही, इसने सारा कमरा तेजाब की बू से भर दिया। तू यहाँ कहाँ रहेगा? चल मेरे कमरे में, घर के बाकी गुसलखाने गर्क हो गए हैं क्या? और वो खामोशी से उनके पीछे निकल गया। जरी ने पहली बार बावर्ची खाने में जाने पर कड़ी बनाई। सारे के लिए उस घर के खाने का मजा तो पहले ही नया था, लेकिन जरी की बनाई कड़ी की जो शक्ल थी वो बिल्कुल ही अजनबी थी। थोड़ी सी दही में ढेर सारा बेसन जिसमें पत्थर जैसे पकोड़े धसे हुए थे। आपा न सिर्फ खा रही थी बल्कि साथ साथ तारीफें भी कर रही थी। बाकी सबके चेहरों पर भी ये कतई जाहिर नहीं होता था कि खाना बदमजा है। सब खामोशी से खा रहे थे। जरी के हाथ का खाना तो खा लिया, अब सारा कब खिलाएगी? असद भाई ने हाथ धोते हुए खुश दिली से कहा। आपा और बड़ी भाभी ने उनको यूं घूरा गोया उन्होंने कोई जुर्म किया हो, लेकिन उसको तो जैसे कि नादिर मौका मिला था खुद को उनमें शामिल करने का। वो तीसरे दिन ही मौका पाकर किचन में घुस गई। लाई मैं खाना पकाऊं भाभी, उसने आहिस्ता से कहा। वो उसे आजमाना चाहती थी या वाकई उन्होंने लम्हा भर को दिल बड़ा कर लिया था। फौरन ही पीछे हट गईं। किचन का हाल भी बाथरूम का सा ही था। टाइल्स और कुकिंग रेंज चिकनाहट से भरे हुए थे। सिंक का भी यही हाल था, लेकिन ये सफाई का मौका नहीं था। वो चुपके से खाना बनाने में मशगूल रही। वो आज भी कड़ी ही बनाने लगी थी। अपने घर में उसने फर्ज करके खाना कभी नहीं पकाया था, लेकिन हर सालन के बारे में उसे खासी शुद्ध बुद्ध थी। अम्मी कभी कभार उन लोगों से खाना पकवाया करती थीं ताकि उन्हें सब कुछ आता जाए। उसके अपने घर में कड़ी बहुत एहतमाम से पकाई जाती थी। सारी कैबिनेट्स की तलाशी के बाद उसे मतलूबा चीज़ें मिल ही गईं। उसने उतने ही एहतमाम से खाना बनाया। उसे यकीन था कि उसकी सारी महारत काम आ गई है। भाभी और जरी ने किचन को उसके हाल पर छोड़े रखा। सबके आने पर उसने खाना मेज़ पर चुन दिया। आज मेज़ की तरतीब भी दुरुस्त थी और बर्तन भी साफ थे। आपा पकी ठट्टी से वापसी पर खाला रजिया को भी ले आई थी। उसके कान तबसरा सुनने को तैयार थे। ले जी, आज सारा ने भी हाथ डाल ही दिया, जरी ने बावाज़े बुलंद ऐलान किया। आख थू, सबसे पहला रिएक्शन खाला रजिया की जानिब से हुआ। लगता है पूरा डब्बा मिर्चों का झोंक दिया। ये तो देखो, आपा ने नहायत हकारत से बगार में डाली साबुत मिर्चें चम्मच से हिलाईं। कोई तरीका भी हो, अंदर भी मिर्चें ऊपर भी। हाय, रजिया का तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। उनके रिएक्शंस कुछ ऐसे असर अंगेज थे कि रफ्ता रफ्ता सब ने हाथ खींच लिया। उसने बड़े तहम्मुल से सारा ड्रामा देखा और उन सब के उठने के बाद बर्तन समेट कर किचन में ला रखे। शाम को ले जाना रजिया अपने साथ, बांट देना टपड़ी वासों में, उसे आपा की आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं हो सकता। अपने कमरे में आने के बाद उसका सारा जब्त जवाब दे गया। अब तक उसने बड़े सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया था। उसे ना नफरतों का तजर्बा था, ना बेइतनाई का। उसे ना खुशामद करना आती थी, ना ज़बरदस्ती। अब तक उसने कभी कुछ दिल में रखा था, ना छुपाया था। शादी के दिन से लेकर अब तक वो इन सब तजर्बात से अकेली गुजरती आई थी। उसके साथ उसके ससुराल वालों का क्या रवैया था उसने अम्मी अब्बा तक से जिक्र नहीं किया था। असफंद उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था। इस बात की हवा उसने इस घर में मौजूद लोगों तक को नहीं लगने थी। हालात को थोड़ा बहुत समझने के बाद से अब तक उसने
खुशामद से, खुश दिली से इस घर के लोगों का दिल जीतने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ और असूल के पक्के थे। वो उसे पहले दिन से मुस्तरद कर चुके थे, आज तक अपनी बात पर डटे हुए थे। हर बार वो अपने घर ये सोच कर जाती कि अब तो अम्मी से ज़रूर बात करूँगी, लेकिन खामोश वापस आ जाती। वो अम्मी के मर्दम शनास होने के दावे को गलत साबित नहीं करना चाहती थी। उसे हैरत हुई कि कोई उसे खामोश और संजीदा देखकर ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगाता कि उसे कोई तकलीफ़ है। वो सब इस ख्याल में क्यों मुब्तला हैं कि वो ज़ारा की तरह खुशबाश है। उसे मालूम था कि जब भी उसके मेके से कोई आता, आपा उसके सामने सरासर बदल जाती थी। उसके सुघड़ापे की बेतकान तारीफ़ें करती थी, लेकिन उसके समझ में नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करती हैं। असफंद आगे पीछे खामोश रहता है तो उनके सामने क्यों बातें करने लगता है, जैसे किसी ने उसमें चाबी भर दी हो। वो किसी का गिला, किसी की शिकायत कैसे कर सकती थी, जबकि अम्मी की नज़र में वो सब फरिश्ते थे। जितना वो बदल चुकी थी उसका उसे खुद भी यकीन नहीं आता था, लेकिन उसकी तब्दीली किसी और को नज़र क्यों नहीं आती। बीबी का फ़ोन आने पर सबसे पहले उसकी उनसे बात कराई जाती। वो उनको सबसे अच्छा है कि रिपोर्ट सुनाती। उसके सर पर खड़ी आपा की नज़रें गोया ये कह रही होती कि खबरदार कुछ ना बताना। रफ्ता रफ्ता वो उन सब से खौफ महसूस करने लगी। वो बुज़दिल नहीं थी, लेकिन उनकी नज़रें, उनकी बातें, उनके रवैये उसे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देते थे। कभी कभार ज़ारा आ जाती तो उसे महसूस होता कि सुकून के चंद लम्हे उसकी ज़िंदगी में आ गए हैं। ज़ारा और नवीद 1 महीना कागान और सवात गुजार कर आए थे। ज़ारा की सेहत बहुत अच्छी हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ है, इतनी पीली हो रही हो, ज़ारा चौंक कर कहती, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो अपना कोई किस्सा सुनाने लगती। उसकी अपनी सास के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। नवीद को महकमे की तरफ से घर मिला हुआ था। ज़ारा का दूसरा टारगेट उसको सजाना और संवारना था। तुम चलो ना मेरे साथ बाजार, वो कई बार कहती। उसको कमरे से बाहर निकलने में खौफ आता था। कहाँ घर से बाहर निकलना, लेकिन वो 2-3 बार ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। उसे बहुत जल्द हर रास्ते का इल्म हो गया था। वैगनों के नंबर, बाज़ारों के रास्ते, दुकानों के नंबर। वो कभी नवीद और कभी अपनी सास के साथ बाज़ार के अक्सर चक्कर लगाती। बाज़ार में वो मुख्तलिफ़ चीज़ें ढूंढती रहती। कमरे के रंग से मैचिंग पर्दे, सोफ़ा बैग्स, ट्रॉली कवर्स, फ्लोर कुशन्स, डेकोरेशन पीसेस। उसकी हर खरीदारी पर सारा के अंदर एक नया एहसास महरूमी उमड़ आता। कई बार उसका दिल कई चीज़ें लेने को चाहता, लेकिन उसका खाली पर्स और ये ख्याल कि इसका वो क्या करेगी, उसको अपनी ख्वाहिश अंदर दबा लेने पर मजबूर कर देता। ज़ारा के बहुत इसरार पर वो उसके घर भी चली आती। वो उससे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए ठिकाने पूछती। ये यहाँ अच्छा लगेगा, वो वहाँ। ज़ारा के घर आकर उसे एक और तरह का एहसास काटने को दौड़ता। ज़ारा नवीद के मुख्तलिफ़ काम करती, उसकी चीज़ें तरतीब से रखती, उसके कपड़ों को उलट पलट कर देखती, कहीं कोई सेवन, कहीं कोई बटन तो नहीं रह गया। नवीद के आने के बाद ये ख्याल दो चंद हो जाता, उसका दिल मचलने लगता। काश असफंद कभी तो इस लहजे में उससे बात करे। असफंद ने उसी लहजे में तो कुजा उससे बात ही ना करने की कसम खा रखी थी। तुमने कमरे में ये क्या ठोंसा ठोंसी लगा रखी है, कोई तरतीब तो हो, जो कुछ है यहाँ ही घुसा रखा है। ज़ारा उसके कमरे में आती तो कहती, असफंद तुम्हें कहता नहीं कि ज़रा सांस लेने को जगह खाली करो। नहीं, वो कहते हैं अभी ऐसे ही ठीक है, बस फिर देखा जाएगा, वो चौंक कर जवाब देती। वो ज़ारा के सामने अपनी महरूमी की एक मामूली सी झलक भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। असफंद का क्या था, वो तो शुरू से ही न हल होने वाले मुअम्मे और नाकाबिले जवाब सवाल की तरह उसके सामने मौजूद रहता था। उसे याद था कि बीबी ने जाने से पहले क्या कहा था कि बंदा दिल बड़ा रखे तो वो सच्चा सरकार भी फजल करता है। उसने अब तक अपना दिल बड़ा रखने की बड़ी कोशिश की थी। खुदा के हजूर सजदे कर करके अपने दिन फिर जाने की दुआ की थी। बुरी लगने वाली बातों को थूक दिया था, लेकिन उससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था। गर्मियाँ दबे पांव चलती बिलाखिर अपने पूरे यौवन के साथ आ मौजूद हुई थी। उसके पास पहनने को बारीक कपड़े नहीं थे। अभी तक वो शादी के कपड़े ही पहनती रही थी, लेकिन अब वो चुभने लगे थे। गर्मियों में उसे हल्के फुल्के वेल लॉन के हल्के रंगों वाले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था। गर्मियों के आगाज़ पर वो बड़े शौक से नए कपड़े बनाती थी। शाम को नहाकर नए कपड़े पहनने और टाल्कम पाउडर की खुशबू में उसे हमेशा से ही बड़ा चार्म नजर आता था। लेकिन यहाँ पर लोगों को शायद उन कपड़ों की आदत नहीं थी। वो सब भरपूर गर्मी में भी शोख रंगों के वो रेशमी सूट पहनती थी जो अबू ज़हबी से आए थे। उस रोज़
زارا صبح ہی آ گئی۔ آج نوید نے چھٹی لی تھی، میں نے سوچا بازار کا چکر لگا آئیں، لون کے کپڑے لے آئیں، تم بھی چلو، اس نے کہا۔ آپا جو اصرار کر کے زارا اور نوید کو چائے بسکٹ پیش کر رہی تھی خوش دلی سے بولی، جاؤ بہن لینے آئی ہے۔ اسے کیا خریدنا تھا، اسے کیا چاہیے تھا، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو زارا اور نوید کے سامنے حسن سلوک کے مظاہرے میں مصروف تھی۔ اس نے آسمانی جارجٹ کا سوٹ پہنا اور 2-4 بار کنگھا پھیر کے بال درست کیے۔ اس کا وینٹی باکس شادی کے شروع دنوں میں استعمال ہونے کے بعد سے اب تک بند پڑا تھا۔ چند ہی مہینوں میں وہ اپنے ہر شوق ہر ارمان سے ماورا ہو چکی تھی۔ اس تیاری کے بعد اس نے بغل میں خالی پرس دابا اور باہر نکل آئی۔ شادی پر ساری سلامیوں کا پرس باجی شمیم نے اس سے پہلی مرتبہ گھر جانے کے وقت ہی لے لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انہوں نے کیا کیا، نہ ہی اس نے پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ابا یا سجاد، زبیر بھائی کبھی آتے تو اسے پیسے دے جاتے یا گھر سے آتے ہوئے امی اس کی مٹھی میں کچھ پکڑا دیتی، لیکن وہ سب اس کی چھوٹی موٹی ضرورتوں پر خرچ ہو جاتا۔ اس کی بڑی ضرورتیں کسی کا سر درد نہیں تھی۔ اکثر زارا کے ساتھ وہ یوں ہی خالی پرس لیے گھومتی رہتی۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا۔ زارا دھڑا دھڑ خریداری کر رہی تھی۔ یہ سوٹ میرے لیے، یہ امی کے لیے، وہ ہر دکان پر یہی کہتی۔ نوید جس خوش مزاجی سے بل ادا کرتا، زارا کی گردن اکڑانے کے لیے وہی کافی تھا۔ یہ سلیم فیبرکس سے سارا، تم بھی کوئی سوٹ خرید لو نا، ان کے پرنٹس کامن نہیں ہوتے، وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ خالی قصہ اور بھر آنے والا دل، اسے مانی ماموں کے سنائے شعر کا مصرع یاد آ گیا۔ میں پھر لے لوں گی، وہ ہر بار منع کر دیتی۔ ہائے تم نے یہ کیسے یہ جارجٹ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اسے اچانک خیال آیا۔ نوید کوئی کولڈ ڈرنک نہ لے لیں، وہ ہمیشہ کی طرح اس کا جواب سنے بغیر دوسری طرف دھیان کر کے بولی، سارا تو لگتا ہے یوں ہی آ گئی تمہارا دل رکھنے کو، اصل شاپنگ تو وہ اسفند کے ساتھ آ کر کرے گی، نوید نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی پورنم آنکھیں جھکائے ہوئے رکھیں۔ ان دونوں کو کسی دوست سے ملنے جانا تھا۔ واپسی پر وہ اسے گیٹ پر ہی اتار کر چلے گئے۔ وہ خالی ہاتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ خلاف توقع اور خلاف معمول اسفند اس وقت کمرے میں موجود تھا۔ یہ شاید اس کے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کتاب پر سے نظریں ہٹا کر چند سیکنڈ اس کو دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم شاپنگ کے لیے جانا چاہتی تھی، اور میں بھول گیا تھا کہ تم نان و نفقہ سمیت مجھ پر ڈالی گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیڈ سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے عرصے میں یہ پہلا مکمل اور براہ راست جملہ تھا جو اس نے اس سے کہا تھا۔ اس کا دل لرزنے لگا۔ اس نے اس کے جملے پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کو بوجھ سمجھتا تھا یا ذمہ داری جو اس پر ڈالی گئی تھی؟ وہ خوشی کے ایک انجانے تصور سے اسے دیکھنے لگی۔ اس ایک جملے کے بعد گویا اسے دوبارہ سے وہی چپ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ انگلیوں کے جوڑ چٹ کھاتا رہا اور پھر اٹھ کر سرعت سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی، اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اس نے اس سے کچھ پوچھا ہی کب تھا، لیکن اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ پھر بھی یہ اس کے لیے بہت تھا کہ اس نے اس سے ایک جملہ ہی صحیح کچھ کہا تو تھا۔ وہ اٹھ کر بستر پر آ بیٹھی۔ اس نے اس کی چھوڑی ہوئی کتاب اٹھا لی۔ یہ سول انجینئرنگ کی ہی کوئی کتاب تھی۔ وہ اسی طرح کی کتابیں پڑھتا تھا، ٹیکنیکل قسم کی، بعض ایسی جن کے نام بھی اسے نہیں پڑھے جاتے تھے۔ اس طرح کے جرنلز یا پھر معلوماتی کتابیں، آرکیالوجی پر، ایسٹرانومی پر، ہسٹری پر، جبکہ اسے اس طرح کی کتابوں سے صدا کی چڑ تھی۔ وہ ہلکی پھلکی کتابیں پڑھا کرتی تھی، نثر کی، شاعری کی، یہاں کر تو وہ سبھی کچھ بھول گئی تھی۔ زارا کے گھر میں کوئی میگزین پڑھنے لگتی تو اس کا دل بیزار ہو جاتا، مگر اسفند کی کتابوں کے ٹائٹل ہی اس سے اچھے لگتے تھے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی سارا کو اسفند اپنی پہنچ سے بہت باہر لگتا۔ آفس سے آ کر کھانے کے بعد وہ کتنی دیر بے مقصد ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے باہر چکر لگاتا رہتا۔ اسی طرح سارے گھر میں پھرتا پھراتا وہ 3 بجاتا اور چابیاں اٹھا کر باہر نکل جاتا۔ شام پڑے واپس آتا، خاموشی سے کھانا کھاتا، گھر والوں سے باتیں کرتا، کمرے میں آ کر آڑی ترچھی لائنوں سے کھیلتا یا ان بے ہنگم ناموں والی کتابوں کو پڑھتا رہتا۔ جب سے اس نے محسوس کیا تھا کہ سارا بے ضرر ہے، اس کو خاموش دیکھ کر خود بھی خاموش ہو گئی ہے۔ وہ رات کے 12 نہیں بجاتا تھا، 9 بجے ہی کمرے میں آ جاتا، دیر تک پڑھنے کے بعد لائٹ آف کر کے سو جاتا۔ جب سے سارا نے محسوس کیا تھا کہ بستر پر اس کی موجودگی کی وجہ سے ساری رات ایک کروٹ پر ساکت لیٹا رہتا ہے، اس نے نیچے سونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے نہ شکریہ ادا کیا تھا، نہ ہی یہ کہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ البتہ رات کو کروٹ آرام سے بدلنے لگا تھا۔ سارا کو معلوم تھا اگر وہ اس کی رسائی سے باہر ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی تقریباً اجنبی ہے۔
उसने भी कभी उसको उनसे ज़्यादा बातें करते नहीं देखा था। उसका कोई दोस्त भी कभी घर पर नहीं आया था। उसे ऐसा मालूम होता था जैसे असफंद का कोई दोस्त ही नहीं, न घर में न बाहर। उसे उस पर तरस आने लगा था। काम करते हुए वो अक्सर अपनी उंगलियों के जोड़ चट खाता, जैसे कोई अंदरूनी इज़्तिरार उसे बेचैन कर रहा हो। उसके मालूमात को देखते हुए सारा ने उसे अपनी फितरी नेक दिली की वजह से दिल से मुआफ़ कर दिया था। उसकी तरफ से वो तकरीबन मायूस हो चुकी थी, लेकिन आज के उसके एक जुमले ने ही उसकी मुर्दा होती उम्मीद में जान सी डाल दी थी। उसने उठकर बिस्तर की चादर झाड़ कर दोबारा डाली, उसके बिखरे कपड़े समेटे और अलमारी के रॉड पर डाल दिए। इससे पहले उसकी चीज़ें समेटने पर उसने कहा था, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। ये जुमला उसने आसमा की मौजूदगी में कहा था। वो जान गई थी कि ये उससे कहा गया है, इसलिए उसके बाद से उसने उसकी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन आज के जुमले ने उसमें जान जो डाल दी थी, वो ये एक जुमला कहकर फिर से लाताल्लुक और खामोश हो गया था। लेकिन कितनी देर वो उससे खुश होती रही। उसे अगले दिन ऑफिस जाने से पहले उसने उसकी कुर्सी पर पड़े दुपट्टे पर 1-1 हज़ार के 2 नोट रखे थे। उसको गोया हफ्तकलीन की दौलत मिल गई थी। उसने उन मुकद्दस कागज़ों को उठाकर अपने बैग में रख लिया। शायद उसके सब्र का फल उसे मिलने ही वाला था, लेकिन दोबारा से उसकी खामोशी ने उसकी खुशी को फिर मुर्दा कर दिया। सजाद भाई और भाभी बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने आए थे। तुम दोनों तो मैके को भूल ही गई, भाभी ने उससे कहा। आपा और बाजी शमीम उनकी खातिर तवाज़ुन में बुरी तरह मसरूफ़ थीं। अम्मी का क्या हाल है? बीबी हर बार फ़ोन पर पूछती हैं। आपा ने सज्जाद भाई से पूछा। सब ठीक हैं, ज़ारा और सारा खुश हैं तो हम सब ठीक हैं। सज्जाद भाई को एक ही जुमला आता था। असफंद भी अपने पुराने तपाक के साथ उनसे मिला था। अम्मी ने उन दोनों के लिए 2 सूट लोन के सिलवा कर भेजे थे। उसके अंदर जान सी पड़ने लगी। अम्मी ने कहा है कि रमज़ान से पहले एक चक्कर लगा जाओ, फिर ईद पर आना। भाभी ने सरगोशी की। अच्छा, उसका दिल अभी उनके साथ ही जाने को चाह रहा था, लेकिन अम्मी का कहा टाल तो नहीं सकती थी। उसके पास से उठकर वो लोग ज़ारा की तरफ गए। उसने अगले दिन ही नहाकर अम्मी का भेजा जोड़ा पहना। एकदम वो हल्की फुल्की हो गई थी। पानी पीने के लिए बाहर निकली। रज़िया खाला सुबह से ही आई हुई थी। वो उनके पास आ गई। क्या हाल है? ये क्या कपड़ा पहना है? उन्होंने चुटकी में लेकर शलवार मसली। वैल है, 50 रुपये मीटर। पीछे से आया है जोड़ा, फटाफट चढ़ा लिया। कम हैसियती कैसे भूले। आपा आज कहने वाली बात कल पर रखने की कायल ना थी। गर्मी है ना? खाला रज़िया ने तंज से हंसकर कहा। आय हाय, ऐसी भी क्या गर्मी, हमसे तो नहीं पहने जाते ये पर्दे। जरी ने अपने बड़े बड़े फूलों वाली सिल्क की कमीज घुटनों पर फैलाते हुए कहा। उसका कुछ देर पहले वाला खुशबाश दिल मुरझा गया। बीबी ने कहा था, जो बुरा लगे उसे थूक देना। अब तक तो वो थूकते थूकते भी थक गई थी। आपा उसको बराह रास्त कुछ नहीं कहती थी। आने जाने वालों के पास बैठते हुए ही कोई बात करती थी। इतना साबुन इस्तेमाल करना किस काम का? मशीन का क्या फ़ायदा? वो कपड़े धोकर बाहर फैलाने आती तो वो कहती, सारा सरफ गुसल खाने धोने पर ही लगा दिया जाता है यहाँ। वो उसे बाथरूम धोते देख कर कहती, पीछे से छाछ भर कर लाई थी ना, जैसे बहाया तो यूं जाता है। असफंद घर के खर्चे को तो हमें फूटी कोड़ी तक नहीं देता। मेरा बेटा तो धोखे में मारा गया, देखा नहीं कैसा चुप चुप हो गया है। उसे तो बीबी की सेहत ले डूबी। जरी के मेके वाले देखे हैं, कैसा मनो मन लाद कर भेजते हैं। उसके सारे भाई शारजा में होते हैं, बाप का अपना बिजनेस है। एक ये पसंद आई थी बीबी को, रिटायर्ड अफसर की बीवी। आज उसके सूट के बारे में उनके तबसरे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, और बीबी कहती थी माफ़ कर देना। उसने रूहान सी होकर सोचा। वो अपनी सी पूरी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन अपनी हिम्मत से ज़्यादा भाग दौड़ की थी। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था, पसंदीदगी, नफ़रत, बेइतनाई और जज्बाती वाबस्तगी के फुकदान के इस अजनबी माहौल में अपने लिए किस तरह गुंजाइश पैदा करे। रमज़ान की आमद से 1 हफ्ते पहले ही जरी के चक्कर और उल्टियाँ शुरू हो गईं। आपा और बाजी शमीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। ज़ारा मिलने के लिए आई, उसका भी यही हाल था। अब तो मैं नहीं जा सकती अम्मी की तरफ, उसने कहा। उसे ज़ारा के साथ ही जाना था। वो नहीं जा रही थी तो वो भी कैसे जा सकती थी। जरी पहले ही कम ही घर का काम करती थी, अब तो उसके नखरे ही और थे। सारा दिन वो बिस्तर से कदम नीचे नहीं रखती थी। नाश्ता, खाना, चाय, फल, जूस, यखनी सब कुछ वहीं पहुंचा दिया जाता था। जरी की अम्मी पिछले कई दिन से उधर ही थी। आपा की मिलने जुलने वालियाँ आपा को मुबारकबाद देने आ रही थीं। इकट्ठी शादी हुई थी। दूसरी का क्या हाल है?
किसी ने आपा से पूछा। छोड़ो बहन, उधर तो उन्वान भी नजर नहीं आ रहे। आपा के लहजे में हमेशा वाली काट थी। वो तकरीबन जमीन में गड़ ही गई। उसका कोई कसूर इस बात में भी नहीं था। उसे मालूम था कि अभी तो क्या कभी भी उन्वान नजर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी वो सबसे छुपी छुपी फिर रही थी। घर में उन दिनों इसी बात का चर्चा था। खाला रजिया को खुली बात करने की आदत थी। एक रोज असफंद को बिठाकर बावाज़े बुलंद उन्होंने कहा था, तुम्हारी बीवी कब खुशखबरी सुना रही है असफंद? वो सुरख चेहरा लिए उठ गया था। सारा को अंदाजा नहीं हो सका कि उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था या शर्म से। रमजान में जरी ने जो रोजे नहीं रखने थे वो एक अलग बात थी। आपा और बड़ी भाभी ने ना जाने किस वजह से रोजे नहीं रखने थे। असद भाई को सुबह से शाम तक काम करना होता था। वो रोज़ा कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, ये आपा ने कहा था। वो ही बची थी। उसके लिए अपने घर में रमज़ान का भी ख़ास एहतमाम होता था। अम्मी जानबूझकर रोज़ा ना रखने वाले से सख्त नाराज़ हुआ करती थी। उसे बचपन से रोज़ा रखने की आदत थी। पहली सहरी को वो बहुत हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर अपने लिए सहरी बनाने लगी। कड़ी बनाने वाले दिन के बाद उसने किचन में कदम नहीं रखा था। वो अपने काम में मगन थी जब उसने अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनी। मैं फुल्का खाता हूँ दही के साथ, मुख्तसर अल्फाज अदा करके वो मेज़ पर जा बैठा। उसने झटपट फुल्का उतारा और फ्रिज में से दही निकालकर उसके सामने रखा। खालिस उसके लिए काम करते हुए उसमें एक अजीब सी फुर्ती आ गई। मिनटों में उसने चाय बनाई और ख़ुद भी आ बैठी। वो खामोशी से सर झुकाए छोटे छोटे निवाले हलक में उतारता रहा। मुझे मालूम नहीं था आप भी रोज़ा रखते हैं, पहली बार उसने दोस्ताना अंदाज में कहा। ऐसे जैसे करंट लगा था। बाकी का फुल्का सेकंडों में ख़त्म करके वो पानी का गिलास और चाय का मग उठाए बाहर निकल गया। काश मैं कुछ ना कहती, काश मैं महज देखती रहती। मिनटों में बदलती सिचुएशन उसे अजीब गम लगा गई। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। मुकर्ररा वक्त पर वो सहरी के लिए आता और फारिग होकर चला जाता। पहले दिन की गलती उसने दोबारा नहीं दोहराई। ज़ारा ने उन दोनों को अपने यहाँ अफ्तार पर बुलाया था। नवीद का फ़ोन असफंद ने रिसीव किया था। आदत के खिलाफ दूसरे रोज़ वो 3 बजे घर से भागा नहीं था। असफंद भाई ने पूछा है, आप तैयार हो गई भाभी? आसमा ने आकर कहा। वो हैरान थी। यह असफंद ने पूछा था। फटाफट उठकर वो मिनटों में तैयार हुई। उसके साथ अकेले कहीं जाने का ये पहला मौका था। उसे अपने घर से ज़ारा के घर का रास्ता बहुत मुख्तसर लगा। ज़ारा के यहाँ आपी और मानी मामू भी मौजूद थे। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तकरीबन चिल्लाई थी। तुम्हें हम सरप्राइज़ देना चाहते थे, मानी मामू ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा। हम आज ही पहुँचे हैं, पहले इधर आ गए। मालूम हुआ कि यहाँ अफ्तार पार्टी है, सोचा तुमको सरप्राइज़ दे दें, आपी ने कहा था। उसकी शादी के बाद आपी पहली मर्तबा पंजाब आई थी। मानी मामू भी अम्मी ही की तरह 2-3 बार आए थे, उससे मिल नहीं पाए थे। बहुत दिनों के बाद उसने खुद में मुसरत की लहर महसूस की। बिट्टो और टीपू खुश थे कि ज़ारा और सारा खाला इतने दिनों बाद मिली थीं और एक जगह इकट्ठी थीं। तुम आज यहाँ ही रह जाओ, हम भी सुबह सियालकोट जाएंगे, आपी ने उससे कहा। वो उसके घर नहीं जा रहे थे, वो वहाँ रह भी कहाँ सकते थे। उसका दिल भी यही रहने को चाहने लगा, लेकिन उसे मालूम था कि असफंद को सहरी के वक्त मुश्किल पड़ सकती है। पहले बीबी उसके लिए सहरी बनाती थी और अब वो, यह आसमा ने उसे बताया था। वो कुछ तजब्जब में पड़ गई। अगर सारा को आज यहाँ ही छोड़ जाओ तो? मानी मामू असफंद से कह रहे थे। ठीक है, रह जाए, वही मुख्तसर जवाब। लेकिन वो सहरी के बारे में कहना चाहती थी, न जाने वो कैसे समझ गया। हो जाएगा, ये मुख्तसर जुमला उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा था, लेकिन उसने सुन लिया था। उसके जाने के बाद वो ज़ारा के लाउंज में बैठ गए। सारा, तुमने चेकअप नहीं कराया? मैंने सुना है कि तुम्हारी जिठानी भी, आपी ने उससे कहा। कई दिनों से वो ये तज़किरा सुन कर चिढ़ गई थी। वो कोई नई बात करना चाहती थी, नई फिज़ा में सांस लेना चाहती थी। उसने बेजारी से मुंह फेर लिया। अच्छा, हो जाएगा, कुछ देर हो भी जाती है, मगर पहली बार में देर नहीं होनी चाहिए। आपी के लहजे में तशवीश भी थी और तसल्ली भी। उसका दिल उनके सामने से भाग जाने को चाहने लगा। ज़ारा का दिल एकदम घबराने लगा। वो इस वक्त बाहर घूमने जाया करती थी। नवीद फ़ौरन उठ गया। अभी चलो, उसने उन सब को चलने को कहा। आपी बिट्टू और टीपू के साथ उनके साथ तैयार हुई। तुम जाओ भाई, हम तो सारा से बातें करेंगे, मानी मामू ने उसे अपने साथ बिठा लिया। क्या बात है सारा बीबी, तुम कुछ बुझी बुझी सी मालूम होती हो।
शादी से पहले वो मुंतज़िर होती थी कि उसके मसले मानी मामू पूछें और वो एक एक करके उनको बताती जाए, लेकिन अब वो उस लहजे का सामना करना नहीं चाहती थी। वो किसी को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो कहाँ कहाँ लड़ी है और कहाँ कहाँ उसने शिकस्त खाई है। कुछ नहीं, ऐसे ही लगता है कि बात कुछ बनी नहीं। मानी मामू उसके अंदर तक जान लेते थे। वो परत दर परत पढ़ लेने के माहिर थे। आपका वहम है, आदतें मुख्तलिफ है ना तुम्हारी और तुम्हारे ससुराल वालों की। आपको कैसे पता है? उसने हैरत से उनको देखा। मुझे सब पता होता है सारा, ये तो तुम्हें भी मालूम है। वो खामोश रही। बाज़ दफ़ा इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि बंदा दूसरों के हस्बे मंशा सोचे और जिए। मेरा ख्याल नहीं कि इससे ज़्यादा आसान काम भी कोई है। मानी मामू ने ज़ारा की सास के कदमों की आहट सुनकर उठते हुए कहा। अगले रोज़ जुमा था। आपी ने सुबह से ही सियालकोट जाने की तैयारी करना शुरू कर दी थी, लेकिन एक ही दिन में उनका सामान बिखर सा गया था। छोटी खाला कराची गई थी अली के लिए लड़की देखने, मेरे पास ही ठहरी थी। आपी की ज़ुबान ज़ोर शोर से चल रही थी। और तुम्हारी शादी पर रुखसती के बाद कैसा फुस मचाया था उन्होंने कि ये सारा का रिश्ता क्यों बाहर दिया, इंतज़ार तक न किया। कहती थी अली कहता है खाला ने बड़ी जल्दी की, अब मुझे कहीं और शादी नहीं करनी। मेरे बेटे की ख्वाहिश तबाह कर दी। अब देखो कैसे फटाफट रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। आप ही बात करते करते बाहर निकल गई। वो चौंक सी गई। अली भाई को ये कहते तो उसने भी सुना था कि खाला ने बड़ी जल्दी की सारा की शादी के सिलसिले में। उस वक्त वो दिल ही दिल में उनकी ममनून हो गई थी। शुक्र है मानी मामू के अलावा किसी और को भी इस बात का ख्याल आया, लेकिन उसे ये तो हरगिज़ इल्म नहीं था कि अली भाई ने ये इसलिए कहा था। क्या कह रही थी आपी? ज़ारा पाँव के नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हुए अचानक चौंकी। तुम क्या सोच रही हो? उसकी खामोशी पर उसने दूसरा सवाल दागा। वो फिर भी खामोश रही। हाँ, हो जाता है कभी ऐसे भी कि जब बंदे का दिल चाहता है कि कोई उसे चाहे, कोई उसके लिए मरे तो कोई भी नहीं। वो वक्त गुजर जाने के बाद बहुत बात पता चलता है कि कोई खूब चाह रहा था, खूब ही मर रहा था। ज़ारा ने गालबन किसी अफसाने के जुमले दोहराए। क्या बकवास है! किस कमबख्त का दिल चाहता था कि कोई उसके लिए मरे? अच्छा, ज़ारा ने सर उठाया। वाकई? तो फिर अली भाई बेचारे यूं ही मर रहे थे। मुझे क्या भई, मरते होंगे मेरी बला से। उसने सर झटका। अजीब मुसीबत है, एक तरफ कहीं यकसुई हासिल ही नहीं होती। वो परेशान सी हो गई। आपी और मानी मामू को स्टेशन छोड़ने से पहले नवीद उसको छोड़ने आया। आपा एकदम मुहज्जब मेज़बान में तब्दील हो गई। बीबी का फोन आया था रात को, कहने लगी सारा वहां क्यों रुक गई, असफंद को सहरी की तकलीफ होगी। बातों बातों में उन्होंने फिर भी जता दिया। क्यों, क्या कोई और रोज़ा नहीं रखता? आपी ने हैरत से पूछा। कहाँ, मुझे तो गैस की तकलीफ हो जाती है खाली पेट। नसरीन के सर में दर्द होने लगता है। आसमा बेचारी कॉलेज की पढ़ाई की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती। जरी का तो तुम्हें पता ही है, असद का काम बहुत है। अब रह गई ये दोनों मियाँ बीवी, अपनी मर्जी का पकाते हैं, खाते हैं। वो बहुत लगावट, बहुत मोहब्बत से बोल रही थी। सारा उनके लहजे पर चकरा कर रह गई। जो सहरी वो बनाती और खाती थी उसका हाल उसे ही मालूम था। और मानी मामू कहते थे उनकी तरह सोचो, उनकी तरह जियो। बीबी ने वीज़ा बढ़वा लिया है अपना। वैसे तो वो असफंद की मोहब्बत में दौड़ी आती थी वापस। अब कहती हैं वो खुश, मैं खुश। वो बता रही थी। एक नया सदमा। उसको उम्मीद थी कि बीबी के आने पर शायद उसके दिन बदल जाएं। वो मज़ीद किस बात पर सब्र करे। अम्मी ने फ़ोन पर ताकीद की थी कि ईद पर वो ज़रूर आएं। ज़ारा जाने के लिए तैयार थी, जबकि आपा का कहना था हमारा असूल है बहू पहली ईद ससुराल ही में करती है, ईद के दूसरे दिन चली जाना। ज़ारा भी उसके लिए एक दिन ठहर गई। जिंदगी में ये पहली ईद इतनी बेकैफ और फीकी महसूस हुई थी। सुबह आपा के रिश्तेदारों और मिलने वालों से घर बिखर गया। असफन तैयार होकर नमाज पढ़ने के लिए जो घर से निकला तो शाम को वापस आया। शाम को ज़ारा और नवीद आ गए। तुम्हारा घर कितना गंदा रहता है सारा, तुम ही कर दिया करो सफाई। ज़ारा ने फलों के छिलके, कागज़ और जूस के पैकेट बिखरे देखकर कहा। वो इतने मुख्तसर वक्त के लिए आती थी कि उसे ये जानने का मौका ही नहीं मिलता था कि घर में उसका अमल दखल कितना है। वैसे भी उसकी तबीयत में इतनी लापरवाही थी कि वो बहुत कम नोट करने वाली बातें नोट करती थी। पिंक शेड की लिपस्टिक है तुम्हारे पास? जरी बेतुकल्फाना अंदाज में अंदर घुस आई। वो अक्सर ऐसी ही ज़रूरतों के सिलसिले में उसके कमरे में आया करती थी। उसने उसे गौर से देखा। जर्क बर्क कपड़ों में उसका दिन ब दिन फैलता वजूद जगमग कर रहा था।
اس نے بھاری میک اپ اور بھاری زیور پہن رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے اٹھ کر اپنا وینٹی باکس نکالا جس پر گرد پڑ رہی تھی۔ چیزوں کے ہجوم میں زری کو اپنی مطلوبہ لپسٹک مل گئی تھی۔ تم بھی تیار ہو جاؤ، اس نے کمرے سے نکلتے نکلتے تکلفاً کہا۔ صبح اس نے مہندی رنگ کا ہلکے کام والا سوٹ پہنا تھا، اسی کا دوپٹہ دوبارہ استری کر کے اوڑھا، بال بنائے اور ایک ہلکے سے رنگ کی لپسٹک ہونٹوں پر پھیر لی۔ ان چیزوں کا اسے پہلے بھی نہ شوق تھا نہ استعمال کرنے کا ڈھنگ آتا تھا، لیکن اب تو اس کا دل ہی بجھ چکا تھا۔ چمکتی چمکاتی زری کے سامنے اس کا وجود ماند پڑنے لگا تھا، لیکن اب اس کو ان باتوں کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ رضیہ خالہ کے گھر میں سارے رشتہ دار موجود تھے، ایک ہڑبونگ مچی تھی۔ رضیہ خالہ کی بہو اس سے باتیں کرتی رہی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور اتنی کوشش کے باوجود وہ اب تک ان کے لیے اجنبی کی اجنبی ہی تھی۔ رات کو بی بی کا فون آیا۔ میں تو سونے سرکار کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی کہ اس نے مجھے میرے اسفند کو تمہارے جیسا تحفہ دیا، سونا اور انمول۔ اسی لیے بیٹا میں مطمئن تھی تمہارے شگنوں والے قدم اس گھر میں پڑے، اسفند کا خیال رکھنے والا پیچھے کوئی تو ہے۔ وہ ذرا مختلف لڑکا ہے، تم نے اس کو خوش رکھا۔ میرا رب سچا تم سے خوش ہو، میرے پاک نبی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے خوش ہوں۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ دور بیٹھے وہ نہ جانے کیا سوچتی تھی، ان کا دل چاہا وہ ان کو سچ سنا ڈالے، سب کچھ کہہ ڈالے، لیکن اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھی۔ عید سے اگلے دن کا اسے پورا رمضان انتظار تھا۔ نوید نے سیالکوٹ جانے کے لیے چھٹی لی تھی، جبکہ اسفند کو بقول اس کے چھٹی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ اسفند میرے خیال سے سارا کراؤڈ سے بھاگتا ہے، نوید نے راستے میں کہا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کو زندگی کی طرف لاتی، الٹا خود اس کی طرف ہو گئی۔ اسی طرح چلتا ہے نا، دونوں ایک جیسے ہو تو اب میں اور آپ ایک جیسے نہ ہوتے تو کیسا چلتا؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ پوری کی پوری بھی اسفند کے جیسی ہو جائے گی، تب بھی نہیں چلے گا۔ وہ تقریباً 3 ماہ کے بعد اپنے گھر آئی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ 3 سال تھے یا پھر 3 صدیاں۔ امی ابا بھائی بھابھی سب خوش تھے کہ ایک عرصے کے بعد وہ تینوں بہنیں اکٹھی ہوئی تھیں۔ آصف بھائی بھی عید پر پہنچ چکے تھے۔ سجاد بھائی، آصف بھائی اور نوید کی محفل جمی رہتی۔ زبیر بھائی کو اپنے کاموں سے فرصت ہوتی تو ادھر آ بیٹھتے۔ کیا تھا سارا جو اسفند بھی آ جاتا؟ باری باری یہ جملہ سبھی نے پوچھا تھا، وہ ان کو کیا جواب دیتی؟ سارا، تم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، صرف 4 چوڑیاں، کان ناک گلا خالی۔ اگر اسفند کو پسند نہیں ہے تو چلو یہاں تو پہن لو، بھابھی نے کہا۔ کاش اسفند کو کچھ ناپسند ہی ہوتا۔ ان سب کے مسکراتے چہرے دیکھ کر اس کا دل چاہتا کہ وہ چیخ چیخ کر ان کو وہ داستان سنائے جو اس پر گزری تھی، ان تجربات کا حال سنائے جن سے وہ دوچار ہوئی تھی، سیاست، مکاری، چال بازی کے قصے جو اس کو ازبر ہو چکے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سب کو اس سے یہ سب سننے کی توقع نہیں تھی، لیکن بے اختیار اس کا دل چاہتا وہ سب کو ایک ایک بات صفائی اور سچائی سے سنا دے، لیکن وہ سب خوشیوں میں مشغول تھے، گیٹ ٹوگیدر منا رہے تھے۔ یہ مواقع کم کم آتے تھے، وہ ان کی خوشیاں کیوں خراب کرے؟ جبکہ اس کو یقین تھا کہ ابا، سجاد بھائی، زبیر بھائی اس دھوکے بازی پر بھڑک اٹھیں گے، اس کے سسرال والوں کو گریبان سے پکڑ لیں گے، لیکن اسے یہ خوف بھی تھا کہ امی اسی کو قصوروار ٹھہرائیں گی۔ ان کے پاس بی بی کے باقاعدگی سے خطوط آتے تھے، وہی باتیں، وہی خلوص۔ امی کو کسی کی نیت پر شک کرنے سے نفرت تھی، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ صبر اور جبر کی جو سبق وہ پڑھ چکی تھی اسے انہی کے مطابق عمل کرنا تھا، کم از کم اس وقت تک جب تک بی بی واپس نہیں آ جاتی تھی۔ وہ کچھ کہے سنے بغیر لوٹ آئی۔ سیالکوٹ میں گزرے دن خواب سے معلوم ہونے لگے تھے۔ لاہور کی زندگی وہی پرانی تھی، آپا کے تیور، باجی شمیم کی آمد، بھابھی کے رنگ ڈنگ اور زری کے نخرے۔ وہ سارا دن املی کھاتی اور کھٹاس چوستی رہتی۔ اس نے بہت کچھ تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا اور خاموشی سے ایک طرف ہو کر نظارہ کرنے لگی۔ وہ روز روز کی چک چک کی عادی ہو گئی تھی۔ گھر میں گند پڑا رہے اس کی بلا سے، کچن الف سے یہ تک غلیظ ہو رہا ہے، ہوتا رہے۔ باتھ روم دوبارہ سے کائی زدہ ہو گیا۔ وہ اس سوچ سے ماورا ہو چکی تھی۔ اسفند کی خاموشی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ اس نے بہت مدت کی کوشش کے بعد ہتھیار پھینک دیے۔ بی بی کا ویزا ایکسٹینڈ پر ایکسٹینڈ ہوتا گیا۔ موسم بدلتے رہے، وہ گھر میں ایک کونے میں پڑی رہتی۔ زارا اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آتی تو خاموشی سے چل دیتی۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امی اپنے پاس بلاتی تو وہ ادھر آ جاتی، نہ کسی نے منع کیا تھا نہ اجازت دی تھی۔
उसे अपने जिंदा होने पर शक होने लगा। सारा, किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास चलो, ज़ारा या अम्मी उससे कहती तो वो बेतासुर चेहरा लिए उनको देखती रहती। मुझे गायनाकोलॉजिस्ट से ज़्यादा किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसका दिल चाहा कहे। वो जिस सब्र और कनात की आदी हो चुकी थी, एक रोज़ वो यकायक उसका साथ छोड़ गई। वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ था कि वो खुद शशदर रह गई। उस रोज़ बाजी शमीम सुबह सुबह आ गई थी। पक्की ठट्ठी से खाला रज़िया कल से आई हुई थी। सर्दियों की धूप में पिछला सहन उनकी महफिल का ठिकाना बना हुआ था। वो कपड़े धोकर फैलाने के लिए बाहर निकली। आपा, ये तुमने क्या बोझ सर पर बिठाया हुआ है? खाला रज़िया ने कीनू की फांक मुंह में रखते हुए कहा। ही। खरी चारपाई पर करवट के बल लेती जरी ने दांत निकाले। हाँ तो और क्या, ना कोई हासिल ना वसूल, निरी बंजर जमीन, खाऊ पट्टा। खाला रज़िया ने तौजीह पेश की। बाल्टी उसके हाथ से छूट गई। वो कमज़ोर हो रही थी, उसका दिल बहुत जल्द घबरा जाता था। एकदम एहसास तजलील ने उसके अंदर शरारे से भर दिए। मैं खुद नहीं आई थी, सारे इल्ज़ाम मुझे लाने वाले पर रखें। एक बरस की बंद जुबान ना जाने कैसे फिसल गई। जाओ जाओ, उसका नाम ना लो, वो किसी गुनाह का शरीक नहीं। बाजी शमीम का पसंदीदा लम्हा हाथ आया था। वो खड़ी हो गई। होगी तुम बीबी की लाडली, फकीरों के खानदान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आपा पीछे कैसे रहती? आप मेरे खानदान को, मेरे बाप बाप को कुछ नहीं कह सकती। इतनी सी बात पर ही उसका सांस फूल गया। लो जी, 1 साल से हमने बर्दाश्त किया हुआ है, ना चाहते हुए भी वास्ता रखना पड़ता है कि घर में रहती है। हर दूसरे दिन कोई उसके पीछे आ जाता है, हर दूसरे दिन ये उठकर चली जाती है। ऊपर से नखरा, मेरे खानदान को कुछ कह नहीं सकती। बाजी शमीम ने वाकई बाजू चढ़ा लिए। वो जानती थी कि उनकी फितरत और उनकी सरिश्त में यही कुछ है। मुंह को कैसे आती है बंजर जमीन। खाला रज़िया जलती पर तेल का काम सरंजाम देने लगी। मैं बंजर जमीन नहीं हूँ, अपने बेटे से ये सवाल करें। अपनी महरूमी, शिकस्त और गम से उसका लहजा भर्रा गया। वो किस हद तक नीचे जा सकती हैं उसे उसका अंदाजा भी नहीं था। दफा दूर अपने बेटे से पूछें, अरे वो तो जूते की नोक पर नहीं रखता तुम्हें, तुम्हारे चेहरे पर निगाह तक नहीं डालता, तुमसे बात करना पसंद नहीं करता, उससे क्या पूछें? लो जी लो, चुप रहें तो सर चढ़ाती है। आपा ना वाकिफ हालात नहीं थी। ये उसकी गलत फहमी थी कि उसने एक राज दिल में छुपाया हुआ है। उसकी हया की बेपर्दगी ने उसे आग लगा दी, फिर उसके मुंह में लावा भर आया। उसने कह दिया। गुजरा 1 साल, उसका एक एक दिन, उनका धोखा, उनके फ्रेब, उनका एहसास जायल होने को नहीं आ रहा था। फिर ना जाने उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई। उसने चंद जोड़े बैग में डाले, किस तरह रक्शे पर सड़क तक आई और कैसे वो सियालकोट तक अपने घर तक आ पहुंची, उसकी समझ में नहीं आया था। घर में सभी उसके अचानक और अकेला आने पर बौखला गए थे। मेरा दिल चाह रहा था यहाँ आकर रहने को। असफंद ने कहा, अब चली जाओ, सो मैं आ गई। उसने सबको झूठी तसल्ली दी। सब न जाने कैसे मुतमईन हो गए। कोई उससे कुछ ना पूछे, कोई उससे कोई सवाल न करे, उसका दिल यही चाहता था। लेकिन फिर ज़ारा का फ़ोन आ गया। तुम कैसे चली गई? तुम्हारी सास कह रही थी हमें नहीं पता कि क्यों और कहाँ चली गई। वो सब परेशान थे, असफंद भी। वो कह रही थी वो जानते थे कि मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ, तुम्हारे सामने शो कर रहे होंगे। उसने सुकून से जवाब दिया। वो शोले जो उस रोज़ उसके वजूद में भड़क उठे थे, घर के पुरसुकून माहौल में ठंडे पड़ने लगे थे। जल्दबाजी या बेसब्री में वो जो फैसला कर चुकी थी, उसे उसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए वक्त दरकार था। सोचने की खातिर ज़ारा के फ़ोन ने सबको मशकूक कर दिया। वो खुद उसके जुमले पर हैरान थी। सब परेशान थे, असफंद भी। असफंद को क्या सरोकार के वो कहाँ है? क्या लड़ा सारा असफंद से? भाभी ने बज़ाहिर बहुत सहूलत से पूछा था। नहीं, असफंद से मेरी क्या लड़ाई? ऐसा वाकई नहीं हुआ था। तो क्या सास नंदों से लड़ाई हो गई? उसी सहूलत से दूसरा सवाल पूछा। लड़ाई तो नहीं, लेकिन कुछ बातें जो शायद उनको और शायद मुझे भी बुरी लगी। भाभी की अदालत में उसकी पेशी बहुत कड़ी साबित हो रही थी। रह लेने दो सारा को कुछ दिन, ज़रा माहौल तब्दील हो जाएगा। अब्बा उसकी खामोशी की ज़ुबान समझते थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसे सवालात की यलगार से बचाया। उसके मोहल्ले में हमीद साहब की बेटी कुलसूम आपा रहती थीं। उनको ससुराल और खावंद रास नहीं आए थे, वो भी वापस आ बैठी थी। सारा उनकी मिसाल सामने रखकर वापस आई थी। अब फिर एक दफ़ा उसने सुना था कि अली ने कहा था कि अब मुझे कहीं और शादी नहीं करना। वह बहुत अरसे के बाद खुश फहमियों का शिकार हुई थी। उसके जहन को सुकून मिलने लगा।
यहाँ ना तो उसे लोगों की तंजिया बातों और फिटकार का सामना करना पड़ता, ना काबिले बर्दाश्त गंदगी नजर आती, ना ही कई दिन के बासी खाने खाने को मिलते, ना ही हर वक्त कानों में गूंजते पंजाबी गानों के कैसेट बर्दाश्त करना पड़ते थे, ना ही सर पर लटकता खामोश वजूद देखने को मिलता। वो एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौटने लगी। उसने जमा किए हुए रिसाले और किताबें पढ़ना शुरू की। भाभी के साथ किचन में मसरूफियत ढूंढी। अम्मी के बहुत से काम अपने सर ले लिए। अब्बा की बातों में दिलचस्पी लेना शुरू की। जुबैर भाई की मसरूफियात में झांका। जावेद की बातों में पनाह ढूंढी। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि जूं जूं उसका क्याम बढ़ता जा रहा था, तकरीबन सब लोगों के चेहरे सवालिया निशान बनते जा रहे थे। सबसे पहला एहसास उसको भाभी ने दिलाया। वो अपने मेके से वापस आई थी। उसने उनकी छोटी बहन नाइला का उनसे पूछा, ठीक है, आजकल अम्मी की तरफ आई हुई है। मैंने कहा बहुत रह ली, अब जाओ वापस। तो कहने लगी, मैं तो रहूंगी अभी, मैं बहुत खटकती हूँ, सारा भी तो रह रही है, कब से मेके। उन्होंने बज़ाहिर हंस कर कहा था, लेकिन उसे मालूम था कि वो उसको सुनाने को कह रही हैं। अब्बा अपने काम करते चलते फिरते बहुत पुराना मिसरा गुनगुनाने लगे, मगर एक वो शाखे निहाल गम जिसे दिल कहें वो हरी रही, जब मैं परेशान होता हूँ, ये मिसरा खुद ब खुद मेरी जुबान पर आ जाता है। एक बार उन्होंने कहा था। उसे क्या करना है, उसे क्या करना चाहिए। बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे उसने 10,000 मर्तबा सोचा। उसके ससुराल वालों ने पलटकर उसकी खबर नहीं ली थी। असफंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ज़ारा की तबीयत खासी ख़राब रहती थी। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसीलिए उसके फ़ोन में उसका कोई तज़किरा नहीं होता था। बीबी ने अम्मी को लंबा चौड़ा ख़त लिखा था, जो उन्होंने किसी को नहीं दिखाया था। उनका 2 बार फ़ोन आया था। वो उनका नाम सुनते ही कमरे से भाग जाती थी। उस घर और उस घर के मकीनों का तस्वर ही उसे खौफजदा कर देता था। आपा का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया तो वो झुरझुरी लेकर सीधी हो गई। लॉन में सीमेंट का छोटा सा तख्त बना हुआ था। उसे देखते हुए उसे बहुत सी बातें याद आ गईं। मानी मामू यहाँ बैठकर उसे और ज़ारा को बहुत कुछ सुनाया करते थे जब वो काकोल में थे। हम मौसीकी जन्म देने वाले हैं। हम ख्वाबों के ख्वाब में आवारा फिरते हुए वहशत ज़दा समंदरी मौज के साथ और उदास वीरान चश्मों के साथ बैठे हुए, दुनिया को हारे हुए शिकस्त खोरदा और दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले। उसके कानों में मानी मामू की आवाज़ बाज़गश्त होकर गूंजी। ज़ारा को ये नज़म पसंद नहीं थी। वो अपने कानों के स्विच ऑफ कर लेती। वो सुनाई वो टेनिसिन। उसके खामोश होने पर वो चौंक कर मुतवजा होती। चंद दिन पहले उसकी सारी दास्तान सिर्फ उन्होंने ही सुनी थी। मैंने कमरों में फूल लगाना चाहे तो आपा बोली, फूल मज़ारों पर चढ़ाने के लिए होते हैं। उन्होंने कहा था, तुमने उनको समझाया नहीं कि ये सजाने के लिए भी होते हैं। उन्होंने रसान से कहा था। मैंने कॉटन खरीदा तो शमीम बाजी कहने लगी, आ गई अपनी औकात पर। बाज़ लोगों की आदत होती है हर बात पर एतराज़ करने की, उनको माफ़ कर देना चाहिए। मैंने कहा कि मेरा सामान ख़राब हो रहा है, ऊपर नीचे पड़ा हुआ। तो आपा कहने लगी, अपना घर देखा है, इस कमरे के बराबर तो तुम्हारे घर के 3 कमरे हैं। तुमने पैटी फोगिंग का लफ्ज़ तो सुना होगा, ये भी एक आदत होती है। असफंद ने मुझसे आज तक कोई बात नहीं की। उसने असल और बड़ी वजह बताई। तुमने उसकी वजह पूछी? उसकी वजह कभी नहीं पूछी थी। उसके जवाब में उसके पास सिर्फ खामोशी थी। यही वो नामवाफिक हालात तो थे जिनके लिए वो पढ़ना चाहती थी, कुछ सीखना चाहती थी। जब इंसान की ज़िंदगी में ये शादी वाला मोड़ आ जाता है तो वो बदल जाता है। उसके अंदर का पहला इंसान मर जाता है। ना कहीं जनाजा उठता है, ना मज़ार बनता है, मगर वो मर जाता है। फिर इस मरकत की खाक से नया खमीर तैयार करता है। मसला सारा इस नए खमीर की तैयारी करना है। कुछ के लिए ये काम बगैर कोई दिक्कत उठाए खुद ही खुद हो जाता है, जैसे सारा के साथ हुआ। कुछ को मुश्किल पड़ती है, मगर हर नई तब्दीली के साथ कंप्रोमाइज़ तो बहरहाल करना ही पड़ता है। वो कह रहे थे, सारा इतने दिन से सियालकोट क्यों बैठी है, वापस क्यों नहीं जाती? आप ही का ख़त आया था, लेकिन आसूदगी और इत्मीनान भी तो हो। वो कंप्रोमाइज़ करने के सारे गुर आजमा कर नाकाम हो चुकी थी। आसूदगी और इत्मीनान वहाँ होते हैं जहाँ ज़िंदगी के दिन पूरे होने को आ चुके होते हैं। इस चलती फिरती दौड़ती भागती ज़िंदगी में आसूदगी और इत्मीनान के क्या मायने? उसने हैरत से मानी मामू को देखा था। ये मानी मामू थे, ये वही मानी मामू थे जो कभी कहा करते थे, हम किसी को नासेह समझें और ख़ुद किसी को नसीहत करें।
اب کیسے مزے سے اس کو نصیحت پر نصیحت کیے جا رہے تھے، اور جب زارا ان کو ٹینیسن سنانے کو کہتی تو وہ کتنے مزے سے گنگناتے۔ وہ پھر ماضی میں کھو گئی۔ پرانے کو جانے دو، نئے کو آنے دو، افق کے اس پار سے خوشیوں بھری جھنکار آ رہی ہے۔ سال جا رہا ہے، اسے جانے دو، غلط کو جانے دو، نئے کو آنے دو۔ رنگ ان دا نیو رنگ آؤٹ اولڈ۔ بار بار یہ فکرہ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگا۔ اور وہ دن کتنے مزے کے تھے جب مانی ماموں اور سجاد بھائی ہماری ساری فرمائشیں پوری کیا کرتے تھے، آئس کریم کھلاتے تھے، کولڈ کافی پلاتے، نظمیں اور کافیاں سناتے، اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے، کوڑا جمال شاہی، پیچھے دیکھا مار کھائی، پیچھے دیکھا مار کھائی۔ بھائی کتنی دیر بٹھا سکتے ہیں؟ آج خوش ہیں کل غصہ آ جائے گا، خود کو عذاب میں نہ ڈالو، وہاں جیسا ہے اسی میں گزارا کرو، کلثوم آپا کہتی تھیں۔ یہی ان کا تجزیہ تھا۔ جاوید سجاد بھائی کے مانی اور اس کے دوستوں کو کھلا رہا تھا، کوڑا جمال شاہی، پیچھے دیکھا مار کھائی، پیچھے دیکھا مار کھائی۔ نہیں، اس کو ماضی کو یاد کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے سارے خیالات جھٹک دیے۔ یہ غلطی نہ کرنا سارا، یہ فیصلے جلدی اور جذباتی ہو کر کرنے کے نہیں ہوتے۔ کلثوم آپا نے اس کی بات سن کر کہا تھا، علی کی شادی طے ہو گئی ہے، ایک روز کا طے تھا، وہ کس امید پر مستقبل داؤ پر لگا بیٹھی تھی۔ تمہیں اپنے ماں باپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپا کی طرف دیکھو، جب سے تم یہاں آئی ہو وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، انہی کا خیال کرو۔ مانی ماموں کے جملے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ باہر سے اٹھ کر اندر آ گئی۔ گرمیوں اور رمضان کی آمد نے اسے بھولی بسری باتیں یاد دلائیں۔ زری اور زارا دونوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ بھابھی زارا کے پاس چلی گئی تھیں۔ ان کی عدم موجودگی میں اس نے گھر کا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ سب کے لیے سحری بناتے ہوئے اسے اسفند کا خیال آتا۔ اس کے لیے سحری کون بناتا ہوگا؟ اسے تو کبھی میری یاد بھی نہ آئی ہوگی۔ پچھلے دنوں زری کے بیٹے کی پیدائش پر امی نے خود آپا کو فون کیا تھا۔ آپا انجان اور بے گناہ بن گئی۔ بات یہ ہے کہ سارا کا دل ہی نہیں لگا۔ ہم سے تو قسم لے لیں جو پھولوں کی چھڑی سے بھی چھوا ہو۔ ان کے وہ عمل جو وہ سب کے سامنے دکھاتی تھیں، ان پر کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی وجہ سے گھر کا ماحول دن بدن ٹینس ہوتا جا رہا ہے۔ امی اس کا چہرہ دیکھتے ہی پرسٹین کی 2 گولیاں زبان تلے رکھ لیتی تھیں۔ اور کسی کا نہیں، اپنی امی کا ہی خیال کرو۔ ایسے موقع پر اسے مانی ماموں کی بات یاد آ جاتی۔ مگر وہ ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں ابا شدمت سے دہرانے لگتے تھے۔ اس روز امی کا ہلکا ہلکا درد بڑھ گیا۔ سبھی پریشان تھے۔ اس روز ہی اس نے عذاب، محرومی، دکھ، پریشانی اور ذلت کے گہرے جنگل میں واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امی کی خاطر، ابا کی خاطر وہ اپنے سارے خواب آنکھوں سے نوچ کر پھینک سکتی تھی۔ رات کے 10 بجے اس کی انگلیاں لاہور کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا اس وقت تک صرف اسفند ہی جاگ رہا ہوگا۔ کچھ دیر بعد وہی آواز گونجی جسے اتنا کم سننے کے بعد بھی وہ لاکھوں آوازوں میں سے پہچان سکتی تھی۔ سنیں، میں آپ کو ناگوار خاطر ہونے کے باوجود غیر مشروط طور پر واپس آنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت سی زندگیاں اور ان کی خوشیاں عزیز ہیں۔ آپ سے میری صرف اتنی درخواست ہے کہ خود آ کر مجھے لے جائیں۔ میں اپنے ماں باپ کو ایک بار پھر غلط فہمی میں مبتلا کر کے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے بلا تمہید کہنا شروع کیا۔ جواب میں ایک گہری سانس کے ساتھ فون بند کر دیا گیا۔ اس نے ایک دکھ اور خود کو لگا لیا تھا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جاتی۔ فون کر کے جو غفلت ہوئی تھی اس سے تو بچ جاتی۔ میرے وہاں ہوتے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی تو اب کیوں ہو؟ اگلے دن غیر متوقع طور پر بی بی آ گئی۔ میں صدقے میری جان، تجھ پر کیا بیت گئی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اے بہن، میں خوش تھی کہ رب سچے کی رضا سے میری مراد پوری ہو گئی، پر مجھے کیا پتا تھا کہ جلنے والوں کے منہ راکھ پڑ گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میرے پاک پروردگار کے کرم سے۔ میں لے کر گئی تھی، میں ہی اس سے چھنی عزت دوبارہ دلواؤں گی اسے۔ تم اپنا سامان باندھو بیٹا۔ انہوں نے اسے سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ ورلڈ لوزر سینڈ ورلڈ فور، اس کے کانوں میں یہی جملہ گونج رہا تھا۔ آج 29واں روزہ ہے، میرے پروردگار کا کرم ہوا تو عید اپنے گھر ہی کرو گی تم۔ راستے میں انہوں نے کہا۔ وہ ہر قسم کے حالات کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی، ہر قسم کے تجربے کا مزہ چکھ چکی تھی۔ اب اس کو اپنی زندگی خود بنانا تھی، بہتر یا بدتر۔ گھر ویسے کا ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، اور غالباً دل بھی ویسے ہی تھے۔ اسی سرد موہری نے اس کا استقبال کیا جس نے
1.5 साल कबल उसकी पहली बार आमद पर किया था। उसका कमरा भी वैसे का वैसा ही था, सिर्फ असवंद ना वक्त मौजूद था। लो बेटा मैं ले आई हूँ, पर याद रखो इतना वक्त सोचने में नहीं लगाते। वो मेरा आसमान ज़मीन की वुसअतों जितनी बख्शिश वाला परवरदिगार भी नाराज़ हो जाता है कभी कभी। बीबी ने उसे कमरे के वस्त में खड़ा करके असफंद से कहा और ख़ुद बाहर निकल गई। मेरी समझ में नहीं आता सारा कि तुमसे क्या कहूँ, वो बोल रहा था। वो गुमसुम खड़ी थी। पहले तो मैं बीबी से नाराज़ था। उन्होंने मुझसे पूछे बगैर तुम्हारा इंतखाब कर लिया। बीबी से नाराज़ी की बजाय तुमसे लाशौरी तौर पर नाराज़ रहा, जबकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। इसके लिए तुमसे माजरत कैसे करूं, पर मुझ पर आपा की नफ्सियात का बड़ा बोझ था। मुझे यूँ महसूस होता था कि उनसे दूर होकर मैंने उनके साथ ज़्यादती की है। मैंने उनके करीब होने की कोशिश की। तुम उनकी पसंद नहीं थी। मैं या उनको अपनाता या तुमको। मैं किस ज़हनी कशमकश से गुज़रा हूँ शायद तुमको अंदाज़ा ना हो। मैं चाहता था कि अगर मैं तुम्हारे हक़ में फ़ैसला ना कर सका तो तुम उसी तरह जाओ जैसे यहाँ आई थी। मैं हर मामले में ईमानदारी का कायल हूँ, ज़बरदस्ती का नहीं। लेकिन ये मेरा ज़ाती मामला था, मेरा बेडरूम अफेयर। किसी बाहर वाले को ये हक़ नहीं पहुँचता था कि इसमें टांग अड़ाए या तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाए, ख्वाह वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। उस रोज़ तुम्हारे साथ जो कुछ आपा और दीगर लोगों ने किया, उसने मेरा सर कितना झुकाया ये वो सोच भी नहीं सकती। तुमने जो किया दुरुस्त किया। इन हालात में कोई भी होता यही करता। तुमने जिस हौसले और सब्र के साथ यहाँ दिन काटे उसने मुझे तुम्हारा मोतरफ कर दिया। लेकिन जब मेरा फ़ैसला तुम्हारे हक़ में होने लगा तुम गायब हो गई। तुमने ठीक कहा था अपने मानी मामू से कि तुम किसके रेफरेंस से यहाँ रहती। मैं तुमसे इतना शर्मिंदा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माजरत किन अल्फाज में करूं। फिर तुम्हारा भी कुछ पता नहीं था। मैंने तुम्हें दिया ही क्या था जो तुमसे किसी रियायत का तलबगार होता। सिर्फ इतना मुझे मालूम है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं ज़िंदगी से दूर और लोगों से बददिल होता चला गया। तुम्हारे कल रात के फ़ोन ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी। बीबी परसों से आई हुई हैं। मैंने उनसे कहा था कि तुमसे कहें तुम अगर मिन्नतें भी करवाना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। लेकिन तुम तो बहुत वसीउल कल्ब निकली सारा। मुझे बीबी के इंतखाब पर फ़ख्र है। वो इतनी तवील गुफ्तगू कर रहा था। वो बेयकीनी से उसे देखती रही। अब तुम मेरे रेफरेंस से रहोगी अपने घर में, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने घर के लिए दरख्वास्त दी थी जो मंजूर हो गई। मैं, तुम और बीबी इस माहौल से दूर नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। गुज़रे लम्हों की तलाफ़ी के लिए ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। देखो गालबन ईद का चांद नज़र आ गया है। बाहर से उठते शोर की आवाज़ पर उसने कहा, आओ ईद का चांद देखते हुए दुआ मांगे। गुज़रे दिनों के नकूश छट जाने की, आने वाले दिनों की मुसरतों की दुआ। उसने स्विंग मशीन का डब्बा हटाकर खिड़की खोलते हुए कहा। रफ्ता रफ्ता बेयकीनी की कैफियत उस पर से ज़ाइल होने लगी और उसे यकीन आता गया कि ये ईद का चांद उसे नवीद दे रहा है कि उसको बाजू के घेरे में लिए दुआ मांगता ये शख्स अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं रहा। उस तक पहुंचने के लिए उसे किन सहराओं से गुजरना पड़ा था। इस साल की नवीद ईद के साथ वो भी भुला देना चाहती थी। सोहना रब सच्चा देर से सही फजल करता ज़रूर है। ये तजर्बा भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है। उसे बीबी की बात पर यकीन आ गया था। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए लाइक बटन प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।